अच्छी शुरुआत के बाद सीमित दायरे में निफ्टी का कारोबार। निफ्टी फिलहाल 18,250 के ऊपर टिकने में कामयाब। निफ्टी बैंक में शानदार तेजी, 250 अंकों पर रिकॉर्ड स्तरों पर बैंक निफ्टी। दिग्गजों के मुकाबले मिड कैप स्मॉल कैप में ज्यादा रौनक। पीएसयू बैंकों की फर्राटा रेस जारी। आज दिग्गज स्टेट बैंक के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा में बढ़त पर कारोबार। पीएनबी, कैनरा जैसे स्टॉक्स भी 4% तक चढ़े। फर्टिलाइजर शेयरों में जोरदार तेजी, 10 से 13% तक दौड़े राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स फैक्टर, मद्रास फर्टिलाइजर्स जैसे शेयर। एनएफएल, जीएनएफसी और चंबल में भी जोरदार खरीदारी। और न्यू एज कंपनियों की पिटाई के बीच फिनो पेमेंट्स में दिखी जोरदार बढ़त। ब्लॉक डील के बाद 20% के अपर सर्किट पर आज पहुंचा स्टॉक का। करीब 12 लाख शेयरों में हुए बड़े सौदे। आज रेलवे और पेपर शेयरों में जोरदार तेजी। आरबीएनएल, एयरकॉन, टेक्समेको रेल 5% तक ऊपर। वेस्ट कोस्ट पेपर, आंध्र पेपर, शीशासाई सब में अच्छी खरीदारी। और आइनॉक्स ग्रीन की खराब लिस्टिंग, 65 रुपए के इशू प्राइस के मुकाबले 8% नीचे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। गुड आफ्टरनून, कमाई का अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुज सिंघल, मेरे साथ हर्षिता यहाँ मुंबई से और वीरू जुड़ते हुए दिल्ली से। और ज़बरदस्त मार्केट में इस समय है मोमेंटम। क्लियरली बैंक निफ्टी में खास तौर से 300 पॉइंट की रैली, 42,759 उसकी बात करेंगे हम। लेकिन एक क्लियरली एक इवेंट के पहले जो इंडियन ट्रेडर्स हमेशा करते हैं, एक प्रीएम्प्ट करने की कोशिश की जा रही है। एक डविश मिनट्स को आज रात को यूएस फेड के मिनट्स आएंगे और यूएस मार्केट कल नहीं ट्रेड करेंगे, हम ट्रेड करेंगे ऑब्वियसली। तो जैसे कहते हैं कि दूसरे की शादी में हम शरीक बेगाना दीवाना। और ब्रेड्थ भी आज अच्छी है हर्षिता, देखिए काफ़ी अच्छी ब्रेड्थ है आज मिड कैप्स की। और बैंक निफ्टी में तो जो हम ये मार्केट ने कल इंडिकेशन दी थी, जो हमारा जो ट्रेडर है वो 2:30 से 3:30 बजे कितना सोफिस्टिकेटेड हो गया है। कल ही उसने इंडिकेट कर दिया था कि वो एक पूरा दिन कल कंसोलिडेशन रहा और मार्केट ने कल 2:30 से 3:30 में ब्रेकआउट दिखाया। बैंक निफ्टी ने लीड किया उसको और आज जबरदस्त ये एक मैसिव ब्रेकआउट है। जी हाँ, एक तगड़ी तेजी, एक तगड़ा मूव देखने को मिला है। तो 18,285 के आसपास 40 अंकों का इजाफा। लेकिन फिर से पूरी तरह से कमांड में निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। 286 अंकों पर आप लगभग कहें 300 पॉइंट तक का इजाफा देखने को मिला है। और जो मिड कैप्स पिछले हफ्ते तक थोड़े से लड़खड़ा रहे थे, इस हफ्ते हमने देखा है उनकी तरफ से जो पार्टिसिपेशन है वो अब मजबूती दिखाता हुआ और अलग अलग पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ देखने को मिली है। सरकारी बैंकों में तेजी आपको याद होगा छोटे बैंकों तक सीमित थी पिछले 2 दिनों में, लेकिन स्टेट बैंक अब उस तेजी का हिस्सा बन रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा में वो तेजी आ रही है। इसके अलावा बजाज फाइनेंस जैसे काउंटर्स, कल दोपहर में ही हम लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों की बात कर रहे थे, एचडीएफसी लाइफ आप गौर करें, एसबीआई लाइफ जैसे ट्रेड्स। तो ये फिलहाल वो स्टॉक्स हैं जो दरअसल इस रैली के साथ जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दिग्गजों में मोड़ तेजी का, और ऑफ कोर्स मिड कैप में भी हमने देखा है कई सारे ऐसे काउंटर्स जहां पर खरीदारी बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन कल एक्सपायरी, अनुज, तो सवाल बड़ा ये उभर कर आता है कि क्या हम फिर से अटेम्प्ट करेंगे 18,400 की तरफ या फिर वो बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन है? देखिए, एक्सपायरी के लिए अगर आप प्ले कर रहे हैं तो आपको बैंक निफ्टी ही प्ले करना है हर्षिता। ये बात हम लगातार कई दिन से कह रहे हैं कि आप निफ्टी में आपको उतना ट्रैक्शन नहीं मिलेगा। निफ्टी है ऑप्शन राइटर्स के लिए, बैंक निफ्टी है ऑप्शन बायर्स के लिए। बहुत एक क्लियर आपको एक डाइवर्जन मार्केट ने दिया है। निफ्टी में देखिए 18,300 की जो कॉल राइटर है वो अभी भी काफ़ी स्ट्रांग है। इनफैक्ट 18,300 का जो कॉल राइटर है वो अभी भी टस से मस नहीं हो रहा है। मैं देख रहा था उसका एक ओपन इंटरेस्ट जो आउटस्टैंडिंग है वो इस समय एक वॉल्यूम के हिसाब से अगर आप देखेंगे 18,300 की कॉल में, तो करीब 68 लाख के करीब शेयर्स यहाँ पर ऐड हुए हैं 18,300 की कॉल में। तो ये एक, हालांकि पुट में भी ऐड हुए हैं लेकिन कॉल में ज़्यादा ऐड हुए हैं। और 18,350 की कॉल, 18,400 की कॉल, और ये सब कॉल्स में हर्षिता एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इनके प्रीमियम कम हुए हैं और वॉलेटिलिटी इंडेक्स पे नीचे गिरा है, बिक्स जो है वो नीचे आया। तो ये ज़बरदस्त कॉल राइटिंग निफ्टी पर अभी भी कंटिन्यू हो रही है। मुझे लग रहा है ये एक इंटरेस्टिंग होगा अगर कल मार्केट में किसी वजह से आपको, अगर मान लो मिनट्स बहुत ज़्यादा डविश हुए, बहुत ज़्यादा, और अगर आपको 150 पॉइंट का गैप अप मिल जाए कल, और अगर आप सीधा 18,400, 18,420 के ऊपर अगर खुल जाए तब यहाँ पे कवरिंग आएगी। वरना मेरे को लग रहा है कि थोड़ा 18,300 पर थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है और 18,360 को क्रॉस करना जरूरी है। 18,360 अगर हम गैप के साथ क्रॉस करेंगे तो भारी शॉर्ट कवरिंग आएगी। लेकिन बेस तो मूव हो चुका 18,150 से 18,200।
लेकिन आप उसके बजाय देखिए बैंक निफ्टी कितना स्ट्रांग है, और बैंक निफ्टी में लगातार एक हमारा इतना जो स्ट्रांग पॉजिटिव बुलिश व्यू रहा है, उसमें आप देखिए क्या एक ज़बरदस्त एक ट्रैक्शन मिल रहा है आपको। 42,745 इस समय हर्षदा, और 42,600 और 700 की पुट देखिए, इतना पुट बिल्डअप मैंने बैंक निफ्टी में नॉर्मली कभी नहीं देखा। मैं निफ्टी में होता है इस टाइप का ओपन, 50-50 लाख शेयर्स एक दिन में ऐड हो रहे हैं एक्सपायरी से पहले, वो भी। और 42,700 के पुट अगर आप राइट कर रहे हैं 98 रुपए के प्रीमियम पे सिर्फ, इमेजिन करिए कि जो पुट राइटर का कॉन्फिडेंस है वो कितना स्ट्रांग है कि मार्केट में चाहे कुछ हो जाए उसको फर्क नहीं पड़ता। 42,700 की कॉल 100 रुपए पर लिखने के लिए जब 42,750 बैंक निफ्टी हो, जिगर चाहिए। तो वो एक क्लियरली जो पुट राइटर्स है उनका जिगर क्लियरली दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और वो मुझे लग रहा है कि ये एक बहुत क्लियर बैंक निफ्टी पर एक ब्रेकआउट है। 44,000 का जो मैं लेवल लगातार कई दिन से बात कर रहा हूँ कि 44,000 पॉसिबल है नवंबर में। नवंबर सीरीज में नहीं, वो तो कल ही एक्सपायर हो जाएगी, लेकिन कल शायद 43,000 और अगले मतलब एक्सपायरी तक, अगली वीकली एक्सपायरी तक शायद 44,000। और उसका एक रीज़न है, बैंक निफ्टी के जो 4-5 कंपोनेंट है जिसका पूरा वेट मिला के 90% है, सारे स्ट्रॉन्ग है, किसी में वीकनेस नहीं है। ICICI बैंक, SBI और एक्सिस तो शुरू से स्ट्रॉन्ग रहे हैं, अब कोटक और HDFC बैंक में भी स्ट्रेंथ आ गई है, तो बहुत मजबूत है बैंक निफ्टी तो क्लियर। जी हाँ, तो मजबूती का ट्रेंड क्लियरली निफ्टी बैंक में और भी जोर पकड़ रहा है। लेकिन अनुज, इस US मार्केट का हाल आज ऑफ कोर्स मार्केट से ज्यादा बड़ा क्यों नहीं देखने को मिलेगा, वहां पर का मार्केट बंद है, लेकिन 21 अंकों की बढ़त डाउ फ्यूचर्स दिखा रहा है, तो हल्का सा वहां पर एक मूव आ रहा है। क्या लग रहा है आपको, जब डविश कमेंट्री, तो अब अगला जो रेट हाइक होगा वो 50 बेसिस पॉइंट, उससे ज्यादा नहीं? अगला 50 होगा। एक्चुअली आज तो ट्रेड करेंगे यूएस मार्केट, कल बंद होंगे। हाँ, थैंक्सगिविंग कल। हाँ, कल बंद होंगे, लेकिन हर्षदा यूएस मार्केट में ने भी एक साइन दिखाए हैं कि एक वो अपने ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ट्रेड करने को तैयार हैं। और देखिए मार्केट में अब एक चीज़ क्लियर है कि अब इन्फ्लेशन जो है वो कल की प्रॉब्लम बन चुकी है। आगे की प्रॉब्लम क्या है, कहीं रिसेशन तो प्रॉब्लम नहीं है, उससे डील करना होगा। इन्फ्लेशन से हम डील कर चुके हैं, इन्फ्लेशन की वजह से जितना मार्केट को गिरना था, मार्केट गिर चुका है, अब उसकी वजह से और ज़्यादा नहीं गिरने वाला है मार्केट। ओके, तो ये फिलहाल जो इन्फ्लेशन का रिस्क है वो थोड़ा सा मार्केट या तो पचा रहा है या फिर उससे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं वहां पर क्या उभर कर आता है। मिनट्स खासतौर से फेडरल रिजर्व की क्या डिटेल रखती है। लेकिन सेक्टोरली स्थिति आज आप देखेंगे, अलग अलग सेक्टर्स में हमने देखा अच्छी खासी तेजी, मिड कैप्स में ऑफ कोर्स ज्यादा रौनक देखने को मिली है। वीरू, डेटा वाइज क्या इंडिकेशंस मिल रहे हैं? इसमें कोई राय नहीं हर्षदा, देखिए गुड आफ्टरनून, कि बैंक्स इस वक्त सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। 3 स्पेस अगर आप देखें काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इस बीच याद रखिएगा निफ्टी करीब करीब 18,288 पे है और बैंक निफ्टी हाई पर है। स्टॉक स्पेसिफिकेशन कैसा है? फर्टिलाइजर, अगर मैं इन टर्म्स ऑफ रोल ओवर्स, इन टर्म्स ऑफ OI एडिशन इन दिसंबर सीरीज को देखूं तो आज 4 स्टॉक्स हर्षदा टॉप करते हैं। इस पूरी शीट में चंबल 13.5%, कोरोमंडल, GNFC में एक चीज़ है कि बदला कॉस्ट है। अगर आप देखें रोल ओवर कॉस्ट बहुत शार्प है। 23% का OI बिल्डअप और PI इंडस्ट्रीज, ये 4 स्टॉक सबसे स्ट्रॉन्ग OI एडिशन देख रहे हैं। मीडिया स्पेस में आज PVR ने अगर आप देखें लीड दिया है 14.6%, एंड सडनली PVR के रोल ओवर्स पिकअप हुए हैं थोड़े से, और सन टीवी करीब 44% OI बिल्डअप है। तो ये 2 स्पेस अगर आप देखें, 2 स्टॉक्स इनफैक्ट अच्छा करते हुए। और बैंकिंग में हर्षदा यहाँ पर पूरा का पूरा PSU बैंकिंग बास्केट है। अगर मैं सिर्फ बैंकिंग में OI एडिशन देखूं तो सबसे शार्प एग्रेसिव OI एडिशन इट्स PSU बैंक्स। PNB ह्यूज, SBI 11.7, BOB 9% ऊपर, और कैनरा बैंक अगर आप देखें यहाँ पे 6.5% बिल्डअप। इन टर्म्स ऑफ अगर आप रोल ओवर्स को भी देखें हर्षदा, तो सरकारी बैंकों का एक एज है ओवर प्राइवेट बैंक्स। तो PSU बैंक्स और साथ ही साथ फर्टिलाइजर्स और मीडिया स्पेस सबसे स्ट्रॉन्ग OI बिल्डअप आज इस स्पेस में हुआ है। और एक और स्टॉक हर्षदा, इंडिगो, इनफैक्ट ये 2 दिन से CNBC आवाज पे कॉल भी है, इसका OI एडिशन एंड रोल ओवर टुवर्ड्स दिसंबर सीरीज बहुत ही स्ट्रॉन्ग और एग्रेसिव हर्षदा। तो रोल ओवर दरअसल स्ट्रॉन्ग और अग्रेसिव, लेकिन एक बहुत ही अग्रेसिव रिपोर्ट गोल्डमैन सैक्स की तरफ से आ रही है। वीरू, फ्लैश हो रहे हैं आंकड़े हमारी स्क्रीन पर। गोल्डमैन कह रहा है कि 2023 के अंत तक निफ्टी का स्तर 20,500 रहेगा। ये फिलहाल एक बड़ा स्टेटमेंट आता हुआ, 20,000 की तो हम काफी दफा बात कर ही चुके हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट आ रहा है गोल्डमैन की तरफ से कि 2023 के अंत तक का 20,000 तक का निफ्टी,
साथ ही साथ आरबीआई का जो स्टांस रहेगा 6.75% के आसपास आरबीआई की दर आती हुई दिखाई देगी। रेपो रेट 6.75% होता हुआ दिखाई देगा। ये फिलहाल बड़ी स्टेटमेंट्स, इनफैक्ट इस पर यतिन को बुलाना चाहिए अगर उनके हाथ में ज्यादा डिटेल्स हैं कि एग्जैक्टली गोल्डमैन किन किन चीजों पर बैंक कर रहा है जब वो कह रहा है कि 20,500 तक निफ्टी जाता हुआ दिखाई देता है। एक लॉन्गर टर्म चार्ट अगर आपने मैप किया हो वीरू, क्या उस तरह के लेवल्स दिख रहे हैं? 2500 हर्षदा, अगर आप निफ्टी के चार्ट्स को देखें, दरअसल ये जो पूरा का पूरा मूव शुरू हुआ था ना हर्षदा, आप समझ लीजिए 3 अक्टूबर को फ्रॉम 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये इतना स्ट्रांग है कि पूछिए मत। और अगर आप इस चार्ट को देखें 20 अक्टूबर 2021 से लेकर अब तक का, वो हाई था करीब करीब 18,287, सेकंड सब्सिक्वेंट हाई लगा अगर आप देखें हमारा 385, फिर अगर आप देखें था 223, इस बार सितंबर का हाई था करीब 18,140। लेकिन फाइनली अगर आप मुझसे पूछें तो अक्टूबर 2021 से लेके अब तक की स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल का एक ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है। ऐसा आई थिंक बुलिश रहने की 2 वजह हैं। एक तो निफ्टी का चार्ट काफ़ी अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग, बैंक निफ्टी से कंट्रीब्यूशन आता हुआ, और एक और चीज़ जो हमने कल इनफैक्ट सुबह भी आपने देखा होगा हर्षदा, आज जब हम मॉर्निंग कॉल में बात कर रहे थे, यूएस मार्केट वहाँ पे एक ज़माने बाद 11 फरवरी के बाद पहली बार एक पॉजिटिव क्रॉसओवर 100 और 50 का। तो आई थिंक ये जो आंकड़ा आपने प्रस्तुत किया, जिस रिपोर्ट में निफ्टी का लक्ष्य दिया गया है, आई थिंक उसके लिए जितने सर्कमस्टेंसेस चार्टिकली होने चाहिए थे हर्षदा हमारे पास हैं। जी हाँ, और देखिए मूड मोमेंटम हमारे फेवर में आता हुआ। कुछ और हाइलाइट्स गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट से 5.9% के आसपास जीडीपी का अनुमान ये 2023 के अंत तक रख रहे हैं। लेकिन जो बड़ा हेडलाइन है वो यही है कि 20,500 तक निफ्टी पहुंच सकता है। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये होगा 2023 के अंत तक, यानी कि एक पूरे साल की बात करें हम, रफली नवंबर एंड में तो आ ही गए हैं। इनफैक्ट यहीं पर एक और आपको बयान सुनाते हैं गौतम शाह का। गौतम शाह भी भारतीय बाजार को लेकर बुलिश है। उन्होंने इनफैक्ट हमसे खास चर्चा में कहा कि 2 हफ्तों में बाजार अपना नया हाई बना सकता है। सुनिए। मार्केट एक फाउंडेशन, एक प्लेटफॉर्म बना रहा है नया हाइज बनाने के लिए। थोड़ा सा बैक एंड फोर्थ है, बट 18,000 18,100 का बहुत सॉलिड सपोर्ट है। जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर है, मुझे लगता है कि इवेंचुअली ये 18,600 और न्यू हाइज की तरफ चला जाएगा और होपफुली अगले 2 हफ्तों में होना चाहिए। मिड कैप्स में जो नॉन क्वालिटी स्टॉक्स थे वो तो काफी गिर गए पिछले 1 महीना में, और इवेंचुअली मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स भी धीरे धीरे चल जाएंगे। मेरा मानना है कि मैं इसको कंसोलिडेशन की तरह देखता हूं। मुझे लगता नहीं है कि यहाँ से मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में ज्यादा गिरावट है। और आपको ग्लोबल एनवायरनमेंट समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूएस मार्केट में इतनी बड़ी तेजी आई है। यूरोपियन मार्केट्स आप देखिए, एक वी शेप रिकवरी वहां पर आई है। क्रूड आपने देखा क्या हुआ है, डॉलर इंडेक्स में हमने देखा, यूएसडी आईएनआर में हमने इतनी बड़ी मूव आई। इंडिया विक्स कल 14 के नीचे चला गया। तो ये जिस तरह की इंडिकेशंस है, मुझे लग रहा है कि दिस इज अ फाउंडेशन फॉर द एंटायर मार्केट टू एक्चुअली डू वेल फ्रॉम हियर। तो भारतीय बाजार में अच्छा खासा मोमेंटम और 2 हफ्तों में हम नए हाइस पर पहुंचेंगे, ये फिलहाल बयान आता हुआ। चलिए इस मोमेंटम को और गहरी तरह से देखते हैं। किन स्टॉक्स के बल पर दरअसल ये तेजी आई है वो आपके सामने पेश करते हैं। बाय द वे 300 अंक ऊपर अब आपको निफ्टी बैंक दिखाई देगा। 42,758 के लेवल्स आ चुके हैं। ट्रेंड तेजी का साफ देखने को मिला है। ये आप एक्सपायरी का इम्पैक्ट कहें, मोमेंटम कहें, ईदर वेज दिग्गजों में जोर आता हुआ। अपोलो हॉस्पिटल्स आज 2.5% ऊपर है। बजाज फाइनेंस में हमने देखा 1.5% से ज्यादा की बढ़त। एचडीएफसी लाइफ कल का परफॉर्मर। इनफैक्ट कल जो मानस ने लेवल्स दिए थे वो हिट हुए हैं। टारगेट्स 1.49% तक का इजाफा यहां पर देखने को मिला है। इंटरग्लोब एविएशन काफी दिनों बाद हमें स्टॉक में तेजी देख रहे हैं। 3.5% का इजाफा यहां पर बना और अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट एडिशन आज इंटरग्लोब में देखने को मिला है। जो नहीं चला है उसमें अदानी एंटरप्राइजेज है 2.5% नीचे। आईसीआईसीआई प्रू में पोजीशंस अनवाइंड होती हुई। इंडिया सीमेंट में आज 1.5% का नुकसान। और पेटीएम है जहां पर लगातार बिकवाली का दबाव कायम है। 3% नीचे आज काउंटर 461 के आसपास ट्रेड करता हुआ। तो ये वो स्टॉक्स है जहां पर क्लियरली प्रेशर पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन मार्केट चुस्त, और इस चुस्ती में फिर किन स्टॉक्स का साथ दिया जाए, किस पर फोकस करना चाहिए, हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं। राहुल शर्मा हमारे साथ हैं, राजेश सातपुते, मानस जायसवाल और प्रकाश गाबा। साथ ही हम कुछ ही देर में जोड़ेंगे चंदन तापड़िया को भी। और फंडामेंटल्स पर आज डिटेल में बातचीत हो रही है शर्मिला जोशी से। आप सभी का स्वागत है।
राहुल शर्मा, बुलिशनेस तो देखने को मिली है आपके, इनफैक्ट वो 18,200 वाले टारगेट्स भी अचीव हुए और उसके बाद हमने देखा है रिकवरी आई है। गोल्डमैन का लेटेस्ट अपडेट कि 20,500 बाय द एंड ऑफ द ईयर, एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, 1 साल का पर्सपेक्टिव दे रहे हैं। कितनी पॉसिबिलिटी आपको दिखाई देती है, और शॉर्ट टर्म में आज और खास तौर से कल के लिए क्या ट्रेड लेंगे? अर्षदा जी, कभी ऐसा हुआ है कि आपके पड़ोस के घर में बारिश हो रही है और हमारे घर में नहीं हो रही है? कभी नहीं, रेयरिटी है ये। जिस दिन होगा तो 8वां अजूबा होगा वो। देखिए, ऐसा ही कुछ हो रहा है। जैसे आपसे मेजॉरिटी ऑफ द मार्केट साइडवेज और ठंडा है एक तरह से, लेकिन बैंक निफ्टी एक तरह से सातवें आसमान छू रहा है। तो मेरे हिसाब से जहां तक आज का सेटअप है, आई थिंक जो बारिश है, जो धन की वर्षा है, आई थिंक बैंक स्टॉक्स के ऊपर ही हो रही है, और क्लियरली यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी में है। एज अ टारगेट आई थिंक 43,000 का लेवल बैंक निफ्टी में अचीव होना चाहिए एक दो सेशन में। और जहां तक जो वो 20,500 वाले टारगेट की बात है, हर्षदा जी, आपको याद होगा 21,000 का टारगेट हमने सबसे पहले आपके चैनल पर आकर ये व्यू शेयर किया था और लॉजिक दिया था कि कैसे निफ्टी के कंपोनेंट्स, 60% ऑफ निफ्टी के कंपोनेंट्स सुपर बुलिश है, रिमेनिंग जो 36% कंपोनेंट्स है, 34% कंपोनेंट्स है, वो मॉडरेटली बुलिश है। तो फार्मा को छोड़ के मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स के अंदर अच्छी खासी तेजी है। और मैं कहीं ना कहीं जो थोड़ी देर पहले इंटरव्यू में डिस्कस किया जा रहा था गौतम शाह से, कि मार्केट एक बेस बना रहा है, और ये बेस के बाद जो लॉन्चिंग पैड के बाद जो ब्रेकआउट आएगा, मेरे हिसाब से अगला स्टॉप निफ्टी के अंदर सीधा 19,000 का होगा। तो देखिए, बिल्कुल 21,000 के टारगेट के लिए बने रहिए। एज एन इन्वेस्टर अच्छे स्टॉक्स बाय करके होल्ड कीजिए, और खास करके कॉन्सेंट्रेशन बना के रखिए। ऐसा नहीं है कि 50 स्टॉक 25 स्टॉक का पोर्टफोलियो बना लिया, कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाकर अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स बनाकर बने रहे। मेरे हिसाब से पेशेंस के साथ आपकी जो वेल्थ है वो बिल्कुल यहाँ पर बननी चाहिए मार्केट्स के अंदर। फेयर इनफ, अच्छे स्टॉक्स पिक कीजिए। तो आज के लिए क्या पिक किया है आपने? जी देखिए, बैंक्स फ्लेवर में है तो मैं बैंक का ही रिकमेंडेशन दूंगा। प्राइवेट बैंक्स में मुझे लगता है कि यहाँ से अच्छी तेजी शुरू होनी चाहिए। पीएसयू बैंक्स ने अपना काम बखूबी निभाया, अब ये स्पिल ओवर प्राइवेट बैंक्स पे आना चाहिए। उनमें से एक का सेटअप हमें बहुत ही प्रॉमिसिंग लगता है, वो है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक में देखिए पिछले 4 महीने से जो तेजी पकड़ी है, बिल्कुल हाई मोमेंटम स्टॉक रहा है, और साथ में लास्ट जो 7-8-10 दिनों में जो कंसोलिडेशन आया है, ये एक तरह से बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है री एंट्री की फेडरल बैंक के अंदर। तो मुझे लगता है 150 का एक साइकोलॉजिकल आंकड़ा फेडरल बैंक में देखने को मिल सकता है आने वाले 8 से 10 सेशन में। इसे बाय करके चलिए, 127 का स्टॉप लॉस लगाइए, और बैंक्स में जो खास करके जो प्राइवेट बैंक्स में जो कैचअप रैली होना बाकी है, मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छा मुनाफा कमाने को मिल सकता है। तो फेडरल बैंक हमारी टॉप पिक रहेगी, बैंक्स टू कंटिन्यू मोमेंटम मूव्स। इस बीच मैं बैंक्स निफ्टी बैंक को दिख रहा हूँ। आई मीन गजब पुट राइटिंग है। जैसे अगर आप देखें पुट राइटिंग के क्वांटम बढ़ रहे हैं, 42,600 की पुट में ह्यूज पुट राइटिंग, एंड बैंक निफ्टी 42,765 के क्लस्टर पे एट डी हाई। बस निफ्टी को वो 18,300 का कॉल राइटर नहीं जाने दे रहा है, और 2 डिसएडवांटेज जो निफ्टी कैरी कर रहा है, दैट्स आई थिंक निफ्टी आईटी आपकी स्क्रीन पे। निफ्टी आईटी जरा एक बार लेके आएंगे। यस, इट्स एट 29,466, बिल्कुल एक इसका पॉज, और एक रिलायंस का अगर आप देखें आज स्टेबल रहना, आज अपसाइड पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, ये निफ्टी को खलता हुआ। बट बैंक्स ये इनफैक्ट फेडरल बैंक जो है वो राहुल जी का और इनफैक्ट मानस जी का दोनों बहुत एक कन्विक्शन कॉल रहा है। मानस, गुड आफ्टरनून। मानस, आपका इस वक्त का ट्रेड क्या चेज कर रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए, बैंकिंग पे ही नजर है, और अब क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्लियर कट ब्रेकआउट दे दिया है करीब 7-8 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद, 605 के लेवल्स ब्रेक हुए, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले, और पूरा पीएसयू फ्लेवर में है। तो आई थिंक यहाँ पर बिल्कुल अभी भी खरीदारी करनी है। 620 के टारगेट के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। स्टॉप लॉसेस 602 के रहेंगे, और जो 610 का दिसंबर वाला कॉल ऑप्शन है, वहां पर भी आप एक पोजीशन बना सकते हैं। 18 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, तो उस कॉल ऑप्शन को लीजिए, 610 के कॉल ऑप्शन को लीजिए। स्टॉप लॉसेस आपके 13 रुपए के नीचे रहेंगे, और 29 रुपए के टारगेट रहेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के दिसंबर वाले 610 के कॉल ऑप्शन में। ओके, 610 का कॉल ऑप्शन आपको लेना है। एसबीआई आज सुबह से अगर आप देखें काफ़ी बार इमर्ज हुआ है एज ए लॉन्ग ट्रेड आज,
और PSU बैंक की बास्केट में बैंक भी है। 620 का टारगेट है और 610 का कॉल ऑप्शन एक विकल्प भी है। राजेश जी, आप क्या कैरी करेंगे इस आखिरी की 1.5 घंटे के लिए, बताइए एट योर ट्रेड एट 2। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेंद्र जी देखिए, नजर फर्टिलाइजर स्टॉक्स पे है, आपने भी जिक्र किया फर्टिलाइजर का। मुझे लगता है यहाँ पे ट्रैक्शन अच्छा है, मोमेंटम अच्छा है। तो ऐसे मार्केट में जब बाजार थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि सबड्यूड है, तो वहां पे जब जहाँ ट्रैक्शन है वो तो हाई बीटा ही रहेंगे। तो चंबल फर्टिलाइजर पे नजर है। चंबल फर्टिलाइजर में देखिए यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हो रही है, 300 के आसपास अटक रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका जो टारगेट सेट है वो 310 का होगा। सो चंबल फर्टिलाइजर इन फ्यूचर 298 चल रहा है, तो इसे बाय करें। आपका स्टॉप लॉस रखे आप 294 का, और 294 के स्टॉप लॉस के साथ चंबल में लॉन्ग पोजीशन बनाइए। इसका टारगेट बनेगा 310 का। 310 के लिए चंबल फर्टिलाइजर में एक मौका खरीदारी करने का। स्टॉक में एक अच्छा खासा मोमेंटम, इनफैक्ट पूरा पैक आज काफी ज्यादा तेजी दिखा रहा है। गाबा साहब, गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड। ना तो था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अब उसको स्किप कर लूंगा। अब एक्सिस बैंक दूंगा, जो कि कल सुबह दिया था मैंने। कल भी अप था, आज भी अप मूव नजर आ रहा है। अप मोड पर है एक्सिस बैंक। अब ट्रेड कर रहा है 876। अप मूव कितना तक जाना चाहिए? मतलब 880, 885, 900, ये एक जोन है, आते दिनों में देखेंगे एक्सिस बैंक। स्टॉप होगा करीब 874 का एक्सिस बैंक। 80 पहला टारगेट, फिर 885, 900 के लिए तैयारी यहां पर हो रही है। एक्सिस बैंक की खरीदारी करके चलेंगे। तो ये फिलहाल वो स्टॉक्स तेजी वाले, फेडरल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक और साथ ही साथ चंबल फर्टिलाइजर तेजी की तरफ ही यहां पर क्यूज हमारे जानकार भी पकड़ रहे। इस बीच बड़ी खबर आती हुई कि फर्टिलाइजर मंत्रालय ने सब्सिडी की सिफारिश की है। ये फिलहाल आपके लिए एक बड़ी खबर होगी। गैस कीमतें बढ़ने से सरकार का फैसला ये आता हुआ दिखाई दे सकता है। फर्टिलाइजर स्टॉक्स पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस में लगातार तेजी में रहे हैं। बजट में हो सकता है फर्टिलाइजर सब्सिडी का ऐलान। ये फिलहाल एक बेहद बड़ी खबर है और शायद यही ट्रिगर है जो शायद बाजार के कुछ भागों में लोगों को जानकारी होगी। थोड़ा बहुत एक्शन देखने को मिला है स्टॉक्स में, अब शायद और जोर देखने को मिल सकता है। एग्जैक्ट डिटेल्स क्या है, लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, आजकल तो वैसे भी बैठकों का सिलसिला चल रहा है, प्री बजट मीटिंग्स हो रही है, क्या वहां पर ये सिफारिश आई या फिर आपको कुछ और जानकारी मिल रही है कि मौजूदा हालातों को देखकर शायद ये फर्टिलाइजर सब्सिडी दे सकती है सरकार? नहीं, इसमें शायद वाली बात नहीं है, इसमें तथ्य है। तथ्य यह है कि वित्त मंत्रालय बजट तैयारी से पहले अलग अलग मंत्रालयों से सलाह मशविरा करता है। तो पिछले दिनों फर्टिलाइजर मंत्रालय के साथ सलाह मशविरा किया वित्त मंत्रालय ने। तो सूत्र बता रहे हैं कि फर्टिलाइजर मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से ये कहा कि अगले कारोबारी साल के लिए हमें ज्यादा फर्टिलाइजर सब्सिडी चाहिए, और फर्टिलाइजर मंत्रालय ने 2.25 लाख करोड़ रुपए फर्टिलाइजर सब्सिडी देने की मांग की है। अब ये 2.25 लाख करोड़ रुपए का जो आंकड़ा है वो चालू कारोबारी साल के हिसाब के आधार पर देखा गया है। पहली बात कि चालू कारोबारी साल में सरकार ने करीब 1 लाख करोड़ रुपए कहा था, लेकिन बार बार बढ़ाती गई। अब फर्टिलाइजर सब्सिडी करीब 2.25 लाख करोड़ पहुंच चुकी है। माना जा रहा है कि बाकी बचे हुए महीनों में भी और देना पड़ सकता है। तो इस आधार पर मांगा जा रहा है। दूसरी चीज कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतें जो हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। जिस 4 बेंचमार्क के आधार पर हम घरेलू बाजार में गैस की कीमतें तय करते हैं, वो 4 बेंचमार्क में कहें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक साल में 100% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो आगे भी बढ़ सकती है, इसके अनुमान के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है। और साथ ही साथ डीएपी की कीमत कहें तो साल भर में करीब 65%, एमओपी 115%, यूरिया जो इंपोर्टेड है 135% इसके कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। तो इस आधार पर यह कहा गया। सूत्र यह भी कह रहे हैं कि जब फर्टिलाइजर मंत्रालय के साथ चर्चा हुई तो वित्त मंत्रालय की तरफ से भी संकेत आया है कि इस बार वो पर्याप्त सब्सिडी देंगे। इसके पीछे एक और बड़ी वजह है कि अगला कारोबारी साल जो होने वाला राजनीतिक रूप से काफी ज्यादा संवेदनशील होगा, क्योंकि 2024 में सरकार आम चुनाव में जाएगी। तो सरकार नहीं चाहे किसानों के बीच में किसी भी तरह का असंतोष हो, फर्टिलाइजर की किल्लत हो। फर्टिलाइजर की किल्लत ना हो, इसके लिए जरूरी होगा कि फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन पर्याप्त हो, और फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन पर्याप्त हो इसके लिए जरूरी है कि सरकार पहले ही आश्वस्त कर दे कंपनियों को कि आपको सब्सिडी हम टाइम पे पेमेंट करेंगे और वाजिब सब्सिडी देंगे। इन्हीं सब के आधार को देखते हुए लग रहा है कि बजट में इस बार काफी ज्यादा फर्टिलाइजर सब्सिडी का आवंटन किया जा सकता है। तो एक सब्सिडी का आवंटन सरकार की तरफ से आता हुआ दिखाई दे सकता है। जिस तरह से कीमतें बढ़ रही हैं उसके मद्देनजर भी दरअसल ये एक्शन प्लॉजिबल है। रफ ये सब्सिडी के पैकेज का साइज क्या होगा लक्ष्मण, उस पर कोई जानकारी है अभी?
नहीं, दरअसल अभी वित्त मंत्रालय ने ये साइज पे फैसला भी नहीं लिया है, लेकिन चूंकि फर्टिलाइजर मंत्रालय ने 2 लाख करोड़ रुपए फर्टिलाइजर सब्सिडी की मांग की है, तो आमतौर पर होता यह है कि जितना मंत्रालय मांग करता है उतना नहीं मिलता है, और यही वजह है कि जो मांग करने वाले मंत्रालय वो भी अपने जरूरत से ज्यादा बढ़ा करके बोलते हैं। तो 2.25 लाख करोड़ रुपए ना मिले, लेकिन यह है कि पिछले साल जो 1,10,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई थी उससे ज्यादा जो है सो यहाँ पे आप फर्टिलाइजर सब्सिडी आते हुए देखेंगे। एक अनुमान यह भी जताया जा रहा है कि शायद अब तक की सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर सब्सिडी में बढ़ोतरी आपको देखने को मिले इस बजट में। जी हाँ, ये बजट, और याद रखिएगा इस बजट के राजनीतिक और चुनावी स्वरूप जो है ना उसके दोनों के इम्पैक्ट पड़ेंगे यहाँ पर। और ये लक्ष्मण जी जब खबर दे रहे हैं ना, आप यकीन मानिए ये टाइमिंग मतलब लगभग 23 नवंबर यानी दिसंबर जनवरी हमारे पास बचा है। इस खबर और इनफैक्ट इस पूरे सेक्टर के टेक्निकल सेटअप को देख लीजिए आप जनाब, क्या ब्यूटीफुली अलाइंड है ये स्पेस। मैं ये जरा प्लीज़ 5 राष्ट्रीय केमिकल NFL दोनों चार्ट्स मेरे पास हैं, उसके बाद आप GNFC लेके आइए। राहुल जी प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, आई थिंक आपने भी लक्ष्मण जी को सुना भी, खबर सुनी, और आई थिंक इस पूरे मूव में सबसे ब्यूटीफुली प्लेस तो मेरे ख्याल से राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर और NFL भी है। नॉट एग्जैक्टली ये ऑप्शन ट्रेड, फ्यूचर ट्रेड। अगर इस 2 महीने के लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को देखते हुए इस पोजीशनिंग को आपने देखा, NFL में इनफैक्ट मैं बताऊं आपको लगभग 22 साल की स्लोपिंग, 22 साल नहीं 12 साल की स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल कटने को तैयार है। अगर मैं आपसे कहूं इस खबर के मद्देनजर अगर डिलीवरी पे काम करना है आपको, तो आपके 2 टॉप कॉल कौन से होंगे, कैश एंड इंक्लूडिंग फ्यूचर्स एज वेल? या देखिए NFL में डेफिनेटली जो आपने बिल्कुल ठीक रीड किया है कि लंबे डेकेडल ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला है, और इनफैक्ट मल्टीपल जो रेजिस्टेंस सप्लाई जोन था, रेजिस्टेंस एरिया था, उसे स्टॉक ने निकाला है। और ये बिना वॉल्यूम वाला नहीं है, अच्छे खासे वॉल्यूम से तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख शेयर्स के ऊपर यहाँ पर वॉल्यूम हो चुके हैं। मुझे लगता है कि ये ब्रेकआउट लंबा चलेगा। अगर आप डिलीवरी लेके इसे होल्ड रख सकते हैं तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि इसमें आपको तकरीबन 75 रुपए के टारगेट्स मिले। क्लियरली जो एक तरह से ये 2020 से लेके अभी तक का जो पैटर्न है, इस पैटर्न के टारगेट्स तो काफी ऊंचे आ रहे हैं, बट मुझे लगता है इमीडिएट बेसिस में यहाँ से आपको एक अच्छी 20 रुपए की अपसाइड देखने को मिल सकती है। इसे बाय करके चले। ब्रेकआउट एरिया जो थी वो इसकी थी 53 रुपए के आसपास। मेरे हिसाब से 53 रुपए का क्लोजिंग स्टॉप लॉस इसमें लगाए, एब्सोल्यूट स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगा के इसे लॉन्ग करें, और मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर अच्छा अपसाइड देखने को मिल सकता है। जहां तक बाकी काउंटर्स है फर्टिलाइजर स्पेस में, उनमें से GNFC एक डेरिवेटिव्स में भी है। ये देखिए थोड़ा स्टॉक चल चुका है तो रिस्क रिवॉर्ड इतना फेवरेबल नहीं है, बट मेरे हिसाब से एक गैप एरिया है 675 के आसपास, ये फिल होता हुआ दिख सकता है हमें GNFC के अंदर। और आपके पास अगर पोजीशन है तो इसमें बने रहे। फ्रेश बाइंग के लिए मेरे हिसाब से अगर डिप मिलता है तो तकरीबन 605-610 की लेवल्स पर बाय करना यहाँ पर वाइज रहेगा। 580 का एक स्टॉप लॉस लगाए, और मुझे लगता है कि 4 से 5 सेशन में हो सकता है 675 का जो गैप एरिया है वो फिल होता हुआ दिखे GNFC। तो डेरिवेटिव्स में GNFC का सेटअप अच्छा है, और डिलीवरी में मेरे हिसाब से NFL में आपको अच्छी अपसाइड कमाने को मिल सकती है। तो GNFC तेजी का एक ट्रेड आपकी स्क्रीन पर, और NFL में भी एक तगड़ा मौका खरीदारी का। चंबल की तो बात वैसे भी राजेश सातपुते कर गए थे, लेकिन देखिए यहाँ पर एक तो सब्सिडी का प्रस्ताव फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री ने रखा है फाइनेंस मिनिस्ट्री के सामने, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप देखें कुछ और चीजें भी हैं जो इन फर्टिलाइजर कंपनियों के फेवर में जा रही हैं। रॉ मटेरियल कॉस्ट में भी हमने देखा है खासी गिरावट आई है, तो वहां पर फंडामेंटल्स कैसे उभर कर आ रहे हैं। यतिन हमारे साथ है, उन्होंने कुछ डेटा क्रंचिंग की है। यतिन, क्या जानकारी है आपके हाथ? देखिए लक्ष्मण जी ने जैसे बताया कि अगले साल यानी ये करंट बजट में आपको दिखेगा कि फर्टिलाइजर की सब्सिडी में इजाफा करने को मिलेगा, लेकिन जो करंट स्टेटस है सब्सिडी का, अभी भी काफी सारे अरियर्स जो हैं फर्टिलाइजर कंपनी को लेना बाकी है सरकार से, क्योंकि जो सब्सिडी पेमेंट है वो अभी तक ठीक तरीके से हुई नहीं है। अगर हम एनालिस्ट की माने या जो एक्सपर्ट्स की माने जो फर्टिलाइजर सेक्टर ट्रैक करते हैं, बहुत जल्द जो है एक ट्रांच आपको फर्टिलाइजर सब्सिडी का रिलीज होता हुआ दिखाई पड़ सकता है फर्टिलाइजर कंपनीज के लिए। दूसरी बड़ी बात कि जो रिवाइज सब्सिडी रेट है रबी सीजन के लिए जो कुछ ही दिनों पहले अनाउंस की गई थी, वो भी काफी सफिशिएंट है, क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट कूल ऑफ हो गए हैं। और खरीफ सीजन में हमने देखा एक छोटा मोटा शॉर्टफॉल था, लेकिन कहीं ना कहीं आपको रबी सीजन में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ सकता है फर्टिलाइजर के रियलाइजेशंस में। दूसरी बात कि जो MSP है, यहाँ सरकार ने काफी सारे प्रोडक्ट्स में हाइक की है, और क्योंकि MSP अगर बढ़ती है तो किसान का फायदा बढ़ता है,
और जो डिमांड है फर्टिलाइजर की वो स्टेबल हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये भी फायदा कर रही है आपको फर्टिलाइजर कंपनी के तरफ से। लेकिन की जो चीज हुई है आपको पिछले 2-4 हफ्तों में, वो है फर्टिलाइजर के रॉ मटेरियल कॉस्ट जबरदस्त तरीके से गिरना पीक से। अगर हम देखें फॉस्फोरिक एसिड लगभग 30% की कटौती यहां आपको पीक से होती हुई दिखाई दी है, जो एक की रॉ मटेरियल है। अमोनिया, क्योंकि गैस के दाम बहुत ही पीक हो चले थे, ग्लोबली हमने देखा था कि अमोनिया के दाम बढ़ रहे थे, लेकिन पीक से अमोनिया में भी आपको 20% का करेक्शन दिखाया है। तीसरा सबसे रॉ मटेरियल इंपॉर्टेंट है जो फर्टिलाइजर बनाने के काम आता है, वो सल्फ्यूरिक एसिड। यहां भी आपने पीक से लगभग 50% का करेक्शन देखा है। तो जहां तक कि कॉस्ट और सब्सिडी का सवाल है, यहां आपको बहुत अच्छी तरीके से इंप्रूवमेंट दिख रही है और शायद यही सेंटिमेंटल फैक्टर्स आपको आज के सत्र में प्ले आउट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और शेयर्स खास करके जो यूरिया मेकर्स हैं, यहां आपको एक तगड़ी तेजी दिखाई पड़ रही है। तो फर्टिलाइजर कंपनियों में जमकर खरीदारी आज के दिन देखने को मिल रही है। खबर तो है ही, लेकिन साथ ही दूसरे फंडामेंटल्स भी इंडिकेट कर रहे हैं इस तेजी के पीछे क्या कारण है। शुक्रिया लक्ष्मण और यतिन इस अपडेट का। स्टॉक्स देखिए आसमान छूते हुए। आरसीएफ, एनएफएल, जीएनएफसी, जीएसएफसी सभी काउंटर्स है जहां पर खरीदारी बनती दिखाई दे रही है। शर्मिला, अगर आपने 1-2 ट्रेड्स लेने हो, टेक्निकली हमारे जानकारों ने एनएफएल, चंबल, जीएनएफसी की बात की, फंडामेंटली आप किसको तवज्जो देंगी ट्रेड के लिए? और 2 स्टॉक्स अगर आप मुझे बोलेंगे चुनने के लिए, तो एक तो आई थिंक आरसीएफ रहेगा, क्योंकि नतीजों आप उनके नतीजे देखेंगे और वैल्यूएशन देखेंगे तो वो बहुत अच्छा लग रहा है इस प्राइस पर भी। तो एक आरसीएफ रहेगा। एंड आई थिंक अनदर स्टॉक कुड बी चंबल फर्टिलाइजर, क्योंकि जैसे अभी हम बात कर रही सुन ही रहे थे कि जो यूरिया मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए खास फायदे का रहेगा, तो उनमें चंबल फर्टिलाइजर का नाम आएगा। सो आई थिंक ये 2 स्टॉक्स आप होराइजन पर रख सकते हैं। लेकिन आई थिंक जो 2 चीजें यतिन ने कही वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ट्रांच आएगा सब्सिडी का, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा रादर देन कि व्हाट इज द न्यू सब्सिडी बीइंग गिवन, क्योंकि इसमें हमेशा एरियाज रहते हैं। एंड आई थिंक द अदर इज दैट द एमएसपी प्राइसेस बीइंग इंक्रीज्ड। आई थिंक ये 2 ज्यादा मेरे हिसाब से बड़े पॉजिटिव्स है फर्टिलाइजर एज अ सेक्टर के लिए। फर्टिलाइजर पर आप देखें, डेडिकेटेड डिस्कशन आपने सुना। टेक्निकली और फंडामेंटली आपको टॉप कॉल्स मिल भी चुकी हैं इस स्पेस से। निफ्टी बैंक एक नया हाई करीब 42,760 का, और निफ्टी मोर क्लोजर टू 18,291। एक बार डायरेक्टर साहब जरा 2-3 स्टॉक्स रखिएगा स्क्रीन पे। मारुति सुजुकी, मारुति इनफैक्ट आपके स्क्रीन पर डे हाई के क्लस्टर पे आता हुआ। फ्यू हैवी वेट्स क्या कर रहे हैं उनको देखते हैं एक बार। और एक बार रखिएगा आप टीसीएस, मतलब जो एडवांटेज बाजार के पास सुबह नहीं था, अब वो जो एडवांटेज है उसको देख लेते हैं। बिकॉज जो निफ्टी है वो ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है अब हायर एज पे, मतलब 18,300 के आसपास। एक बार रिलायंस इंडस्ट्रीज दिखाइएगा एग्जैक्टली। अगर आप देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज किस ट्रेजेक्ट्री में है, इट्स 2562। सुबह का मॉर्निंग का लो जो था वो करीब 2556 का, वो अब तक वॉलेट नहीं हुआ है। चलिए, तो कुछ दिग्गज जगह है वो थोड़ा सा अब ऊपर आके खड़े हो रहे हैं। इंडसइंड बैंक ये एक नया स्विंग देता हुआ और अच्छा करता हुआ। खैर, मैं 1-2 स्टॉक्स को और देखूंगा, लेकिन ट्रेड के प्रोस्पेक्टिव से कुछ ऑप्शंस को भी मार्क करूंगा। लेकिन 4 का चौका जो हमारा खास सेगमेंट है, मैं एक बार जरा उसके ट्रेड की एग्जैक्टली आज भूमिका क्या रहेगी उसको देख लेते हैं। मानस जायसवाल बताएंगे आज सस्ता ऑप्शन, उनसे पूछेंगे। उसके बाद प्रकाश गवाजी के सौजन्य से आएगा सुपर स्टॉक का आज का एफएनओ सुपरस्टार, और चार्ट के चमत्कार स्वाति होतकर और मिड कैप फंडा मयूरेश जोशी जी यहाँ पर आज देंगे। पहले एक काम करते हैं, आज माफ कीजिएगा, राजेश सतपुते देंगे और प्रकाश का बसा चार्ट का चमत्कार देंगे। एक बार आप लेके आइए प्लीज अपोलो ये हॉस्पिटल्स 2594 पे डे हाई के क्लस्टर पे 4593 का लेवल है, और जरा प्लीज इसकी दिसंबर की 4600 की कॉल लेके आइए। मैं काफ़ी देर से इसकी एक्टिविटी देख रहा हूं और आपकी स्क्रीन पर अपोलो हॉस्पिटल्स अब डे हाई पे आके खड़ा हो गया है। इसी ऑप्शन को मैं मार्क करना चाहता था। एक बार राजेश सतपुते जी जरा अपोलो की 4600 की कॉल को देखिएगा। जरा डॉक्टर साहब प्लीज़ अपोलो की 4600 की कॉल लेके आइए। क्या इस ऑप्शन को अभी ले सकते हैं, क्योंकि अब ये ऑलमोस्ट एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है और दिसंबर 2021 से लेके अब तक बाइसेक्ट होने को तैयार है। 193.95। वीरेंद्र जी देखिए, मैं इसका डेली चार्ट देख रहा हूँ। अगर आप चार्ट देखें डेली तो आपको एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट का, आप कह सकते हैं कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट दिखता है, बट इट्स ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट। तो ये जो 4600 के ऊपर अगर अपोलो हॉस्पिटल चला जाता है तो यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकआउट पे ठप्पा लग जाएगा और कम से कम 200-250 रुपए का मुंह मिलेगा।
तो ये जो स्ट्रेटेजी आपने रखी है कि 4600 का कॉल जो करीबन 196 के आसपास फिलहाल जो मिल रहा है, मुझे लगता है ये एक बेटर ऑप्शन हो इस ट्रेड को करने में। तो यहाँ पे आप 4600 का कॉल 190 195 की ट्रेजेक्टरी में बाय करें, 160 का स्टॉप लॉस सेट करें। का टारगेट फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे लगता है अगर ये ब्रेकआउट मिलता तो 300 प्लस का होगा, क्योंकि बड़े टारगेट अनफोल्ड होंगे। बट ट्रेडिंग करना है हमें, कल एक्सपायरी है, तो 250 256 के आसपास का टारगेट लेके यहाँ पे फिलहाल काम करें। तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी 4600 के कॉल में पोजीशन लेने की। इनफैक्ट राजेश पालविया भी इस स्टॉक पर बुलिश थे, 4600 का ही टारगेट इन्होंने दिया और उस टारगेट के काफी करीब फ्यूचर्स में स्टॉक ट्रेड करता हुआ। शर्मिला, अपोलो के लिए ट्रिगर पॉइंट्स गोइंग फॉरवर्ड क्या रहेंगे? एक चीज हमने देखी, ऑक्यूपेंसी बढ़ी है, दूसरी इंटरनेशनल पेशेंट्स का जो सिलसिला है वो बढ़ने लगा है। मैं एक और चीज पढ़ रही थी, डायग्नोस्टिक बिजनेस से करीब 1000 करोड़ रेवेन्यू की बात करें अगले साल के लिए, वो कितना बड़ा योगदान दे सकता है कंपनी के बिजनेस को और मजबूत करने के लिए? आई थिंक प्रिसाइसली जैसे आपने कहा ना कि काफी ट्रिगर्स है अपोलो हॉस्पिटल के लिए एट दिस पॉइंट इन टाइम, और जिस तरह से हम देख ही रहे कि मेडिकल टूरिज्म जिसको कहा जाता था, दैट इज कमिंग बैक, और उसके साथ साथ ऑक्यूपेंसी लेवल्स एक्सेट्रा प्री कोविड लेवल्स पर जा रहे हैं। लेकिन आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जो आपने कही कि जो उनके अलग वर्टिकल्स है और उनका वैल्यूएशन अनलॉक किस तरह से हो सकता है आगे चलकर। तो हम देख ही रहे कि जो दे हैड वन फार्मेसी बिजनेस, देन देयर इज अ डायग्नोस्टिक बिजनेस, और उनका एक हॉस्पिटल बिजनेस है, और हॉस्पिटल बिजनेस में दे आर द लार्जेस्ट प्लेयर। लेकिन डायग्नोस्टिक से भी हम देख रहे हैं कि आगे चलकर काफी कंट्रीब्यूशन आ रहा है। आई डोंट थिंक इट विल सॉर्ट ऑफ मैच व्हाट दे आर डूइंग ऑन द हॉस्पिटल साइड, लेकिन यहाँ से भी आई थिंक सिग्निफिकेंट यहाँ से वैल्यू अनलॉक हो सकता है, और आई थिंक वी आर टॉकिंग ऑफ अ सॉर्ट ऑफ 25-30 CAGR ग्रोथ फॉर द नेक्स्ट 2 or 3 years। 5 से 30% तक की ग्रोथ देखने को मिल सकती है, लेकिन वाकई में ये स्टॉक है जहां पर हमने देखा है जबरदस्त गेन्स देखने को मिले हैं। अच्छा, एक दो ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां पर आज हमने देखा है मोमेंटम के साथ पोजीशंस और मजबूत हो रही हैं। इंटरग्लोब एविएशन, राहुल शर्मा, काफी दिनों बाद स्टॉक नोटिस में आया है। यहाँ पर ऑफकोर्स एक अपडेट था कि इन्होंने बैंगलोर फैसिलिटी में एक MRO यूनिट, बैंगलोर एयरपोर्ट पर एक नई MRO फैसिलिटी, मेंटेनेंस रिपेयर एंड ऑपरेशंस वाली फैसिलिटी लगाई। आई रियली डोंट नो उसका कितना इम्पैक्ट होगा, लेकिन 4% ऊपर और अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट एडिशन, लगभग 27% तक का। जी आशा जी, देखिए जनरली हमने देखा है कि जब भी स्टॉक्स ब्रेकआउट देते हैं और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ होता है तो जनरली ट्रेंड सस्टेन कर जाती है, और अब इनके पास एक टेल विंड भी है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस में अच्छा खासा करेक्शन हो गया है। मेरे हिसाब से यहाँ पर टेक्निकल रूप से क्लियरली यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस रहनी चाहिए। मुझे लगता है कि 1950 तक के लेवल्स आपको इंडिगो में यहाँ पर बनते हुए दिखेंगे, तो मोमेंटम मेरे हिसाब से 2 या 3 सेशन और चलना चाहिए। 1950 के लिए पॉजिटिव रही है। एज अ स्टॉप लॉस मुझे लगता है जो आज का जो वीवैप है उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाइए। 1870 के आसपास का वीवैप है, मेरे हिसाब से 1860 का स्टॉप लॉस लगाकर आप इसमें लॉन्ग बन के रह सकते हैं। 1950 तक की अपसाइड मुझे लगता है कि 1-2 सेशन में यहाँ पर देखने को मिल सकती है इंडिगो में। 50 तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे, तो तेजी वाला ये ट्रेड क्लियरली साबित हुआ है और मोमेंटम इसमें टिकने के आसार हैं। अच्छा, एक और ट्रेड जो वायदे बाजार में काफी दिनों बाद रेडार पर आया है वो है MCX। स्टॉक में आप देखेंगे तो 2-2.5% तक का प्राइस एक्शन है, लेकिन वॉल्यूम एक्शन में पिकअप और 8% तक का ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिला है। यहाँ पर भी रोल ओवर्स थोड़े बहुत तेजी की तरफ इशारा करें, 62-63% तक का रोल देखने को मिला है। गावा साहब, नजर गई क्या MCX पर? यस, आप ये मेरा चार्ट का चमत्कार था, कोई बात नहीं, मैं दूसरा निकाल लूंगा। MCX मुझे बढ़िया लगता है, बिल्कुल बहुत अच्छा सेटअप है। कंसोलिडेशन हुआ है हाई टाइम फ्रेम बेसिस पर और उसके बाद एक ब्रेकआउट मिला है। अब तो शुरू हुआ है मूव इसका, ट्रेड कर रहा है 1545, पहला नियरेस्ट टारगेट है 1600। मुझे लगता है वहां तक जाएगा, मैटर ऑफ टाइम, 2-4 दिन लग सकते हैं। स्टॉप होगा 15-20-25 जोन्स प्लस MCX, इट्स अ बाय। एक बाय एंड अपॉलॉजीज गाबा साहब, मैंने हाईजैक कर लिया आपका ट्रेड, लेकिन आपको अब थोड़ा सा समय देते हैं एक और ट्रेड निकालने के लिए। तब तक सुमित को जोड़ लेते हैं जो बताएंगे क्या चल रहा है, और एक बहुत ही खास सेगमेंट इन्होंने एक सेक्टर पर इनकी नजर गई है जो हाल फिलहाल चर्चा में नहीं आया है। सुमित से जानते हैं, बताइए सुमित।
देखिए आज जिस सेक्टर पे या जिस इंडिविजुअल कंपनी में नज़र है वो है शिपिंग स्पेस और उसमें से भी जी शिपिंग पर्टिकुलरली। पहले तो वैसे दोनों ही सेक्टर की कंपनियों में एक अच्छा मूव देखने को मिला, तो पूरा सेक्टर ही तेज़ी में ये हाल फिलहाल में रहा है। तो आपकी स्क्रीन पर आएंगे जी शिपिंग और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो दो प्रोमिनेंट प्लेयर हैं जिन्होंने रिसेंटली का अच्छा मूव दिखाया। तो उनमें पिछले एक महीने के दौरान जोरदार तेजी थी। जी शिपिंग तो इनफैक्ट 35% की बढ़िया तेजी दिखा रहा है और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी रफली 10% के आसपास इस महीने के दौरान चल चुका। तो एक बढ़िया तेजी एक महीने में रही है। तेजी क्यों रही? देखिए जो शिपिंग कंपनीज हैं उनके फ्रेट रेट डिसाइड होते हैं बाल्टिक ड्राई इंडेक्स से। बाल्टिक ड्राई इंडेक्स के अंदर पिछले एक महीने के अंदर ही करीब करीब 36 से 38% तक का फॉल हम देख चुके हैं। ये इंडिकेट करता है कि जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी ईज आउट हो रही है इन स्पेस के लिए, और जो कॉस्ट थी वो थोड़ी सी कम होते हुए दिखाई पड़ रही है। बेटर फ्रेट रेट्स इनके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन बेटर फ्रेट रेट के साथ इनपुट कॉस्ट भी इनकी नीचे आ रही है। तो इनपुट कॉस्ट का नीचे आना भी इनके लिए एक बड़ा ट्रिगर बन सकता है, क्योंकि क्रूड के अंदर भी एक फॉल आया, 3% के आसपास डिक्लाइन क्रूड में देखने को मिला है। आमतौर पर जब बाल्टिक ड्राई इंडेक्स के अंदर मूव आता है तभी शिपिंग स्पेस की कंपनियों के अंदर मूव आता है, क्योंकि फ्रेट रेट बेटर होते हैं। लेकिन इस बारी ये जो गिरावट आई है फ्रेट रेट के अंदर, उसकी एक वजह मानी जा रही है क्योंकि चाइना का लॉक इन है या चाइना में कोविड की नई इश्यूज हैं, उसका भी एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो पहला तो ये एक बड़ा इवेंट इस वजह से थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिल रहा है फ्रेट रेट के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी शिपिंग कंपनियां बेटर साइड पे परफॉर्म कर रही हैं। 1 2 अब आते हैं इंडिविजुअली शिपिंग में जी शिपिंग के नंबर्स के ऊपर। आप एक बार जी शिपिंग के इंडिविजुअल नंबर देखिए जो कि रिसेंटली होके गए और 18 तारीख को इनकी कॉन कॉल हुई है। उस कॉन कॉल के बाद जी शिपिंग के नंबर्स और कॉन कॉल दोनों का इंपैक्ट रहा। रिकॉर्ड ऊपरी स्तरों पे जी शिपिंग पहुंच चुका है। Q2 के नंबर्स काफ़ी शानदार इस तिमाही में कंपनी ने पोस्ट किए थे। अगर आप सीक्वेंशियल बेसिस पे देखेंगे तो भी अच्छे थे, और YOY बेसिस पे तो मुनाफा करीब करीब 2.5 गुना इस तिमाही के अंदर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा था। तो 2.5 गुना बढ़त YOY बेसिस पे कंपनी के मुनाफे के अंदर आई। कंपनी का ऑपरेटिंग मुनाफा भी करीब करीब 90% YOY बेसिस पे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा, और सीक्वेंशियली भी ये 15 से 20% के आसपास की एक बढ़त दिखा कर गया। और जिस तरह की ग्रोथ कंपनी के नंबर्स में देखने को मिली है YOY सीक्वेंशियली, ये कंपनी ने अपनी कॉन कॉल के अंदर बखूबी डिटेल में समझाया है कि नंबर्स अच्छे हैं। शिपिंग रेट्स के अंदर अभी भले डिक्लाइन है एक महीने में, लेकिन अदरवाइज एक अच्छी ट्रेजेक्ट्री मेंटेन्ड है, और ओवरऑल जो ग्लोबल बिजनेस है वहाँ पे इंप्रूवमेंट आ रहा है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस में इंप्रूवमेंट है। प्लस कंपनी की इनपुट कॉस्ट का जो मेजर इंपैक्ट था वो 2 क्वार्टर पहले देखा जा चुका है, तो अब बहुत ज़्यादा इंपैक्ट उसका शायद आता हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा। तो ये एक और बड़ा ट्रिगर जो बाजार ने आंका है। 18 तारीख को ये कॉन कॉल हुई और उसके बाद से ही शेयर में और तेजी पकड़ते हुए दिखाई पड़े। तो 2-3 ट्रिगर जो कि काम करके गए इस तिमाही में कंपनी के लिए, इसीलिए जी शिपिंग की आउट परफॉर्मेंस आपको ज़्यादा दिखाई पड़ेगी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सामने। डिस्पाइट बाल्टिक ड्राई इंडेक्स में फॉल है, लेकिन स्पेस के अंदर एक अच्छा मूव या फिर इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर एक अच्छा मूव आपको जरूर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। जी हाँ, मैं इस इनफैक्ट अगर आप देखें इसको टेक्निकली भी एक बार देख लेते हैं। जी शिपिंग का चार्ट लेके आइएगा। मानस एक वाइल्ड स्विंग, आई मीन आपकी स्क्रीन पे 638, मैं अभी तक इनफैक्ट मेरी कैंडल्स अपीयर नहीं हो पा रही हैं, बट मोमेंटम सिर्फ मैं एक लाइन चार्ट पे देख पा रहा हूँ। आपका व्यू क्या है इस स्टॉक को? कैसे, आई मीन जो डिलीवरी पे अगर आप काम कर रहे हैं और एक वेल इन ग्रिप जिसे कहते हैं ट्रेड आपके पास है, तो अब इसको कैसे अप्रोच करना चाहिए, और कितने अपसाइड और एक वाजिब जिसे कहते हैं ट्रेडिंग स्टॉप लॉस, वो इस स्ट्रक्चर पे क्या होना चाहिए? तो देखिए, ट्रेडिंग के लिए अगर आपको एक स्टॉप लॉस रखना है तो वो स्तर होंगे 624 के 624 के स्टॉप लॉस से आप बने रह सकते हैं। पैटर्न बहुत पॉजिटिव लगता है, और बिल्कुल शॉर्ट टर्म की बात करिए तो शायद 675 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर निवेश की बात करिए तो देखिए 2007 के हाईज को स्टॉक ने ब्रीच किया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसको ब्रेक करने का मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म एक बुलिश अप ट्रेंड में स्टॉक चला गया है, और शायद आने वाले समय में 6 से 8 महीने में आपको 800 से लेकर 820 तक के स्तर भी देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत ही पॉजिटिव चार्ट से किसी भी नजरिए से देखिए तो आप बिल्कुल बने रह सकते हैं। निवेश के नजरिए से अगर आप कोई निवेश करना चाहता है तो थोड़ा अभी ले और थोड़ा करेक्शन पे क्वांटिटी ऐड कर सकता है, और 540 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। याद रखिएगा ये इसका नया ऑल टाइम हाई है। अभी मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हर्षदा मेरे ख्याल से 2-3 दिन पहले ही ये मयूरेश जी की कॉल थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ। मैं इनफैक्ट अपने डेटाबेस में देख लूँगा। 29 नवंबर 2007 का हाई था इसका 620 का, वो इसने क्रॉस किया आज। 2 दिन पहले ही मयूरेश जी की मेरे ख्याल से कॉल थी। इट्स 640 नाउ। जो ट्रेड्स हमने लिए कुछ देर पहले वो दिखाता हूँ मैं आपको। जरा प्लीज़ वो अपोलो हॉस्पिटल्स की कॉल लेके आइए। 190 की वो कॉल अभी 204 का हाई लगा के आई है, एंड स्टिल ट्रेडिंग एट डे हाई।
शानदार मूव उस स्ट्रक्चर पे है। शर्मिला जी, आपसे एक व्यू और चाहूँगा। इसी हॉस्पिटल स्पेस में एक और चीज़ हुई है, ग्लोबल हेल्थ, जरा आप इस चार्ट को देखिएगा, 451 और आज का इंट्राडे हाई रहा 457, यानी पोस्ट लिस्टिंग ये इसका एक नया हाई है। आपने इस स्टॉक पे अपने क्लाइंट्स को क्या व्यू शेयर किया है और आपकी अप्रोच इस पर? नया हाई इसका, छोटे से अगर आप देखें इस ट्रेडिंग करियर में। यस, बिल्कुल। तो आई थिंक ओवरऑल हॉस्पिटल स्पेस पर काफी पॉजिटिव रहा है। डेफिनेटली आई थिंक फेवरेट स्टॉक अपोलो हॉस्पिटल रहा है इस स्पेस में। लेकिन ग्लोबल हेल्थ भी जिस तरह का उनका बैकग्राउंड है और जिस तरह का उनका प्रेजेंस है काफी अच्छा लगता है, तो इस पर एक पॉजिटिव राय ही रही है। एंड आई थिंक जो बहुत सारे पॉजिटिव्स हम अपोलो हॉस्पिटल के लिए बात करते हैं वो ग्लोबल एज अ ग्रुप को भी लागू होते हैं इन टर्म्स ऑफ मेडिकल टूरिज्म, जिस तरह से ऑक्यूपेंसी रेट्स सॉर्ट ऑफ गोइंग बैक टू प्री कोविड लेवल्स, तो वो सब पॉजिटिव्स ग्लोबल हेल्थ के लिए भी लागू होते हैं। तो डेफिनेटली इस पर एक पॉजिटिव ही राय थी फ्रॉम IPO टाइम्स, एंड आई थिंक इट्स स्टिल अ पॉजिटिव व्यू ऑन ग्लोबल हेल्थ। ये फिलहाल ग्लोबल हेल्थ पर भी एक बुलिश कॉल ही है। मेदांता हॉस्पिटल रन करता है, ये इसी नाम के अंदर दरअसल हाल ही में लिस्ट हुए हैं। 451 के आसपास तक के ट्रेड्स। ठीक है, 2:42 हो गया, 2 मिनट हम लेट चल रहे हैं, लेकिन 4 का चौका की बारी है और शुरुआत सस्ता ऑप्शन के साथ। मानस बताइए। देखिए, ICICI बैंक के ऑप्शन में एक लॉन्ग ट्रेड लेना चाहिए। जो 930 का कॉल ऑप्शन है दिसंबर वाला, वहां पर खरीदारी करेंगे। ICICI बैंक ने ब्रेकआउट ऑलरेडी दे दिया है और मेरा समझना है कि शायद 30 से 35 रुपए का मूव आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा। तो ICICI बैंक का 930 का कॉल ऑप्शन लेंगे, 27 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करिए। 24 रुपए के स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है, 35 रुपए के टारगेट के लिए। ये देखिए, ICICI बैंक का कॉल लेने की सलाह। बैंक्स पर ही बुलिश हमारे जानकार। 930 का कॉल लेकर चलेंगे, 27 पर है, 35 तक के लेवल्स आते हुए दिखाई देंगे। ये है पहला ट्रेड 4 का चौका में सस्ता ऑप्शन। राजेश सातपुते, आपकी बारी, दीजिए FNO का सुपरस्टार। हर्षदा जी, देखिए FNO का सुपरस्टार देखे तो मुझे लगता है कि आज तो इंडिगो की बात होगी, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट है, जिस तरह से यहाँ पे गेन इन ओपन इंटरेस्ट है, तो हर पैटर्न पे, हर लेवल्स पे यहाँ पे ये चिक चिक के बोल रहा है कि मैं ही बाय हूँ। मैं इधर उधर गया नहीं, फ्रैंकली मैंने सीधे इंडिगो को चुना। तो देखिए, इंडिगो इसे बाय 1880 का यहाँ पे अगर आप आर्ली चार्ट देखें तो एंट्री कहाँ मिल रही थी, तो 1880 पे कंसोलिडेशन था, तो 1870 का स्टॉप लॉस होगा। और जो आज का जो नया टारगेट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू पैटर्न, वो रहेगा 1940 का। तो करंट लेवल से भी आप कह सकते हैं कि 40 to 50 रुपीज का मूव इंडिगो में आना चाहिए। तो इट्स बाय इन इंडिगो। बाय इन इंडिगो डे हाई पर है। और याद रखिएगा एक और चीज़ कि निफ्टी जो है अब वो 18,300 के क्लस्टर को पार कर रहा है। एक बड़ा अपडेट, मैं 18,300 18,400 की कॉल्स का प्रीमियम देख के एक बात कह सकता हूँ कि अगर 310 के ऊपर हम कुछ देर सस्टेन कर गए, एग्जैक्टली अगर आप देखें मॉर्निंग वाली अप्रोच बाय स्ट्रेंथ, जो स्ट्रेंथ निफ्टी बैंक में थी आफ्टर ओपनिंग अबव 42,577, वो एग्जैक्टली अगर आप देखें उसी कहते हैं ना, मैं कदमों पे चलता हुआ इस वक्त आपका निफ्टी। हम देख रहे हैं एक एक करके, अगर आप देखें एक एक स्टॉक्स अगर आप देखें आके निफ्टी की स्ट्रेंथ में कंट्रीब्यूट करते हुए। निफ्टी एट डे हाई एंड 18,301, मॉर्निंग हाई लगभग 18 करीब 310 का था। तो राजेश सतपुते जी का ट्रेड भी हो गया यहाँ पर। अब चलते हैं चार्ट के चमत्कार के लिए प्रकाश काबा सर के पास। प्रकाश सर, आई होप हर्षदा ने आपसे एक स्टॉक तो छीन लिया, दूसरा आपने ढूंढ लिया होगा, क्या है वो ट्रेड? बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। 2-4 और भी है मेरे पास, अभी एक और लेंगे तो और भी दूंगा। देखिए, स्टॉक जो मैंने चुना है वो है शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट बजाज फाइनेंस। इतनी गिरावट हुई है, 7,500 से नीचे है 7,000, फिर एक अप मिला, फिर एक गिरावट है। ये स्ट्रेच हो चुका है डाउन साइड। इसमें शॉर्ट सिस्टम में शॉर्ट्स कवरिंग आएंगे। अपडेट कर रहा है 6,788। मुझे लगता है 6,900 ये पहला टारगेट है। आते दिन में 7,000 भी देखेंगे बजाज फाइनेंस। अपमूव है, लेना चाहिए। स्टॉक होगा कितना? 6,750 बजाज फाइनेंस। इसमें कि रिवर्सल ट्रेड है, इस हर ट्रेड की एक प्रॉपर्टी होती है, आप सभी को मालूम ही है। पिछले 2-4 सेशन में जो निफ्टी का डाउन स्विंग था फ्रॉम आई थिंक 18,400 टू 18,131, उसको स्पॉन्सर करने वाला बजाज फाइनेंस ही था। लेकिन अब इसमें अगर आप देखें एक पुल बैक प्रकाश सर को दिखाई दे रहा है। इट्स 6,792 डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में
और जाके एक बार हिट करने की कोशिश कर रहा है अपने 200-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि प्लेस्ड है करीब करीब 6825 के जोन में, वहाँ से करीब 30 रुपये दूर है। अब चलते हैं शर्मिला जी के पास, आज का उनका मिड कैप फंड है। शर्मिला जी बताइए क्या पिक कर रही हैं आप? यस, आई थिंक जस्ट बिफोर दैट, जब अभी आप जी शिपिंग की बात कर रहे थे तो बहुत ही एकदम नॉस्टैल्जिक मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि मुझे याद है 25 या 30 साल, आई ट्राइंग टू रिमेम्बर कितने साल पहले, लेकिन जब ये शेयर्स फिजिकल में थे, हम ये शेयर्स 18 और 20 रुपए के बीच में खरीदते थे हमारे क्लाइंट के लिए, और वो वीकली सेटलमेंट रहा करता था, और रोज हम उठकर एक ट्रेड टर्मिनल पे डालते थे, दैट यूज्ड टू बी बाय जी शिपिंग, एंड लुक एट द प्राइस टुडे। तो दिस इज, अगर जो हम बात करते हैं मिड कैप्स की, तो दैट इज हाउ सम मिड कैप्स, इस तरह के रिटर्न्स आपको मिड कैप्स दे सकते हैं। कमिंग टू माय स्टॉक फॉर द डे, एबी कैपिटल के साथ में जाऊंगी। 2-3 बड़ी चीजें हुई है इस कंपनी में। हम देख रहे हैं कि एक मैनेजमेंट चेंज हुआ है, उसके बाद उनके नतीजे इस क्वार्टर के काफी अच्छे आए, और उसके साथ साथ आई थिंक सबसे बड़ी चीज ये है कि एबी कैपिटल ने जो अपने लिए FY24 के टारगेट्स दिए थे, वो बहुत तेजी से उनकी तरफ जा रहे हैं। सो मेरे हिसाब से यू कैन कीप अ फर्स्ट सॉर्ट ऑफ टारगेट इन योर माइंड ऑफ अबाउट 150-152, लेकिन मेरे हिसाब से इस स्टॉक को आप जरूर आपके होराइजन पर रखें, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर जो उन्होंने प्लान की है ना, वो उस हिसाब से चीजें जाती है, तो यहाँ पर काफी एक आपको अपसाइड मिल सकता है। इस बीच बैंक निफ्टी आपका स्क्रीन पर अगर देखें, इट्स 42806, सारे पिवट लेवल्स को अगर आप देखें मैच करता बैंक निफ्टी है, पूरी स्ट्रेंथ को कहीं ना कहीं का जो अकेला अगर आप देखें सेंटर है वो है बैंक निफ्टी 42840, एक नए स्तर पर अगर आप देखें इस पर नज़र रखिएगा। आज के पिवट पॉइंट्स थे 577, 720, अब 840 पर नज़र रखिएगा। बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है 840 की तरफ जाएगा ये। खैर, मैं ये जो 4 का चौका में हमने 4 ट्रेड्स लिए, उनकी रूपरेखा जो एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर रख देता हूँ। मानस जी से आज हमने शुरुआत की थी और मानस जी ने सस्ता ऑप्शन की जो वकालत की थी, वो ट्रेड आपकी स्क्रीन पे ICICI बैंक अभी अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग स्विंग देता हुआ 930 की कॉल, करीब पॉसिबल टारगेट 35, 2715 का अगर आप देखें तो यहाँ पर लेवल है, और 24 का स्टॉप लॉस रहेगा। उसके बाद राजेश सतपुते जी ने आज का फिर सुपरस्टार सुझाया था इंटीग्रो एविएशन, हालांकि ये कॉल कल से ही चल रही है आवाज़ पर, बट स्टिल 1940 का लक्ष्य, 1870 का स्टॉप लॉस, 1891 पे ट्रेड करता हुआ। प्रकाश गावसर ने आज यहाँ पे एक पुल बैक ट्रेड खोजा था बजाज फाइनेंस पे, 6900 का लक्ष्य, यहाँ पर 6800 पे ट्रेड करता हुआ, 6750 का स्टॉप लॉस। और शर्मिला जोशी जी ने जो मिड कैप फंड आज यहाँ पे पिक किया है वो है आदित्य बिरला कैपिटल, लगभग 154 का लक्ष्य। हर्षदा, तो ये वो ट्रेड्स जहां पर हमने देखा हमारे जानकारों ने सिर्फ और सिर्फ तेजी ही पकड़ी है, खरीदारी का रुझान बढ़ता हुआ, मार्केट में तेजी का मोड जमकर चल रहा है। 340 पॉइंट अब आपको ऊपर दिखाई देगा निफ्टी बैंक, और 53 अंकों की बढ़त 18300 के बेहद करीब निफ्टी भी आ चुका है। अच्छा, कुछ देर पहले हम आपके सामने पेश कर रहे थे वो गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट, जहां पर 20,500 का टारगेट इन्होंने दिया 2023 के अंत तक। इनफैक्ट इंडिया पर गोल्डमैन ही नहीं, दूसरे दिग्गज FII ब्रोकरेजेस भी बुलिश होने लगे हैं। अब CLSA की भी एक रिपोर्ट हमारे हाथ लगी है, सुमित हमारे साथ है, तो वो डिटेल्स आपको देंगे कि कितना टारगेट इनका आता हुआ दिखाई दे रहा है। गोल्डमैन तो बेहद बुलिश है, 20,500 की बात कह रहे हैं अगले नवंबर 2023 या फिर दिसंबर आप कह लीजिए। CLSA क्या कहता है? 2000 कितना, 20,850, 20,500, 20,500। अब अगला टारगेट आप देखिएगा CLSA की तरफ से आया 21,850, 21,850, हाँ, यानी करीब करीब 22,000 का टारगेट। वाओ। तो CLSA की तरफ CLSA की तरफ से रिपोर्ट आई है 2023 में 21,850 का लक्ष्य CLSA देख रहा है। दरअसल इनके जो टेक्निकल हेड है लॉरेंस बेलांको साहब, उन्होंने एक रीसेंट इंटरव्यू में बात मेंशन की है कि जो निफ्टी की पोजीशनिंग है वो ये साफ दिखा रही है कि 21,850 के टारगेट्स निफ्टी में बनते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। रिसेंटली निफ्टी ने एक बढ़िया कंसोलिडेशन दिखाया है, इधर 15,400 पर और उसके बाद 18,500 पर। इस तरह का जो बड़ा कंसोलिडेशन निफ्टी ने दिखाया, इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट जो होगा वो इसको लेकर जाएगा 21,000 22,000 की जोन्स तक मीडियम टू लॉन्ग टर्म में। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि अगर वर्स्ट केस सिनेरियो भी आता है तो भी 17,000 के जोन्स को शायद इंडेक्स नहीं तोड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा।
और उसके अलावा एक सेंटा रैली जिसकी शुरुआत कुछ ही समय में होने वाली है दिसंबर में, जो आमतौर पे होती है ग्लोबल सेंटा रैली, उसके लिए इंडिया भी कुछ हद तक वेल पोजीशन्ड है। तो सारे तमाम ट्रिगर्स ये संकेत दे रहे हैं कि बाजार में तेज़ी अभी भी बनी रहेगी। जून और जुलाई के जो लोस थे जो कि 17,000 के आसपास के थे वो नहीं टूटेंगे। 15,400 से 18,500 के बीच में बड़ा कंसोलिडेशन हो चुका है और अब निफ्टी वेल पोजीशन्ड है 21,850 यानी करीब करीब 22,000 के टारगेट्स के लिए। ये CLSA का कहना है और उनके जो टारगेट्स हैं ये 2023 तक के लिए वो टारगेट्स मानकर चल रहे हैं। तो जब इनफैक्ट गोल्डमैन की वो रिपोर्ट के डिटेल्स आ रहे थे तो मैं कैलकुलेट कर रही थी 18,300 से आप 2,200 पॉइंट की रैली की बात कर रहे थे, लेकिन CLSA की जो रिपोर्ट है वो कह रही है कि मौजूदा स्तरों से 3,550 अंकों की और रैली देखने को मिलेगी। कॉन्फिडेंस दरअसल इन FII ब्रोकरेजेस का बढ़ रहा है। होपफुली वो फंड फ्लो में भी दिखाई देगा, क्योंकि ये साल ऊपर नीचे रहा है, कभी अच्छी तेजी देखने को मिली, फिर एक लल पीरियड आया, लेकिन फिर से पिकअप देखने को मिला। तो वो क्या फंड फ्लो में कन्वर्ट होने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं, यही बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ आनंद राठी ग्रुप के को फाउंडर और वाइस चेयरमैन प्रदीप गुप्ता जुड़ गए। गुप्ता जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। एकदम परफेक्ट दिन आपको हमने बुलाया है और गोल्डमैन का टारगेट आया 20,500 का और CLSA कह रहा है 21,850। तो मेरी तो बस उम्मीद है कि इन टारगेट्स के साथ साथ उनकी तरफ से बड़ा पैसा भी आएगा। ये पॉसिबल लग रहा है क्या? नमस्कार। सबसे पहले तो CNBC आवाज के दर्शकों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आगे मैं ये बताना चाहूंगा कि जिस हिसाब से पॉजिटिविटी है, ये मार्केट हमेशा सेंटिमेंट्स में जब चलता है तो पॉजिटिव बात में हमेशा पॉजिटिव होता है और थोड़ा सा भी जर्क लेता है तो सब लोग नेगेटिव होते जाते हैं। तो जहां तक टारगेट का सवाल है, डेफिनेटली जिस हिसाब से ग्रोथ आ रही है इकोनॉमी में और जिस हिसाब से कंपनियां आगे अग्रसर हो रही हैं, और अगर हम अपनी कंपनियों की या अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ को देखें और कंपेयर करें वर्ल्ड ग्रोथ से, तो एक आंकड़ा सामने बहुत क्लियरली आ रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमी के बेस पे अपनी इकोनॉमी, भारतीय इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था डेफिनेटली ग्रोथ के पाथ पे है। आपने देखा होगा ग्रोथ का, GDP ग्रोथ का जो आंकड़ा समझ में आ रहा है 5.9 से 6.1, 6.2, तो डेफिनेटली देखने को मिल रहा है। जबकि वर्ल्ड में दूसरी कंट्रीज का अगर ग्रोथ को देखें तो काफी चैलेंजेस हैं, कहीं पे 1-1.5%, कहीं पे 2%, कहीं पे नील ग्रोथ की बात चल रही है। तो आई थिंक ये दर्शाना शुरू कर दिया है कि वेरी क्लियरली इंडिया एक ऐसी डेस्टिनेशन बन रहा है जहां पे इस साल और अगले साल ग्रोथ रहेगी। और अगर ग्रोथ यहाँ है तो कंपनियां ऑटोमेटिकली ग्रो करेगी, और कंपनियां ग्रोथ करेगी तो वेरी क्लियरली जो टारगेट अभी आपने बताए, चाहे वो गोल्डमैन सैक्स के हो, चाहे वो CLSA के हो, आई थिंक उनको मेट करने में कोई मुश्किल नजर नहीं आती। समय कितना लगेगा ये एक विषय की बात है। जैसा हम सब जानते हैं कि इस मार्केट में सेंटिमेंट्स भी इफेक्ट करता है और कई दूसरे मुद्दे कई बार सामने आते हैं जो कि जियोपॉलिटिकल रीजंस के कारण इस मार्केट को इम्पैक्ट करते रहते हैं। तो वो एक उतार चढ़ाव बाजार देख सकता है, बट वेरी क्लियरली लॉन्ग टर्म सिनेरियो दिखता है कि मार्केट ऊंचाई की ओर ही जाएगा। अच्छा प्रदीप जी, सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार स्पेशली आप मार्च के बाद से स्पेशली ड्यूरिंग दिस वॉर जोन, इन इन्वेस्टर्स ने अपना कॉन्फिडेंस काफ़ी दिखाया। मोर और लेस हमने जो चैनल पे व्यू शेयर किया, बात करी, वो पॉजिटिव थे। FIs का पैसा जब भी अगर आप देखें एग्जिट हुआ, DIs ने भर के लिया। रिटेल पार्टिसिपेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। इनफैक्ट सितंबर के शुरुआत में जो हमने रिटेल की पोजीशंस देखी, DIs की पोजीशंस को देखी, वो काफ़ी हद तक लॉन्ग थी। नवंबर में आते आते भी थी, और नवंबर में आते आते ये अच्छी बात हुई कि FIs भी लॉन्ग हो गया था। अभी क्या ऐड करने लायक और है? आई मीन आप देखिए PSU बैंक्स को देख के थोड़ा बहुत लग रहा है कि क्या ये थोड़ा सा ओवर एग्रेसिव हो रहा है? नो, नॉट एग्जैक्टली, रोज नया हाई लगा रहा है इंडेक्स। ऐड करने के लिए फ्रेश आपको वैल्यू कहाँ नजर आ रही है? आई थिंक अगर हम वैल्यू की बात करें तो आपने जो बोला बिल्कुल सही है। अभी पिछले 2 साल में जो यहाँ के निवेशकों ने कमाया और जो कॉन्फिडेंस बाजार में दिखाया है, उससे ये फ्लो कंस्टेंटली आ रहे हैं। और अगर आप डोमेस्टिक फ्लो में इवन SIP का शेयर देखें म्यूचुअल फंड की तरफ, तो वो इतना बड़ा हो गया है कि वो SIP का फ्लो इटसेल्फ ही मार्केट को काफी बड़ा सपोर्ट कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूअस बेसिस पे देता रहेगा।
राइट। रही बात एफआई का, एफआई फ्लो इतना बड़ा आउटफ्लो होने के बावजूद भी इन बाजारों पे कोई बहुत बड़ा मेजर इम्पैक्ट नहीं आया, जो कि एक्चुअली स्ट्रक्चरल चेंज हम महसूस कर रहे हैं इस साल में। जो पिछले सालों को अगर हम कंपेयर करें तो ऐसा नहीं था, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। तो ये बाजार पूरा स्ट्रक्चरल चेंज वाले मोड में निकल गया है और ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ के निवेशक निवेश करने को तैयार हैं, यहाँ के निवेशक पॉजिटिव हैं, यहाँ के निवेशकों के पास पैसा है इन बाजारों में लगाने का और कमाई की आगे लालसा है। और फॉर्चुनेट बात यह है कि यहाँ की सारी कंपनियां ग्रो कर रही है। अभी जो रिजल्ट हमने सेकंड क्वार्टर के देखे हैं, टॉप लाइन कॉन्स्टेंटली ग्रो हुआ है। हाँ जरूर हम लोगों ने बॉटम लाइन में कई कुछ एक सेक्टर को छोड़ दें तो कुछ एक सेक्टर में थोड़ा सा चैलेंज दिखा, बट बाकी के ऑन एवरेज सेक्टर में भी प्रेशर देखने को मिला क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइसेस हाई थी, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट था, पर ग्रेजुअली वो आई थिंक इंप्रूव होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो ग्रोथ दिखने को मिल रही है, तो पॉजिटिविटी डेफिनेटली है। तो आपका जो ये क्वेश्चन है कि ये आगे कौन सा सेक्टर चलेगा, आई थिंक मेरा ये मानना है कि अभी भी फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर जो पीछे काफी सबड्यूड था, जिससे लोग डरे हुए थे, वो कॉन्स्टेंटली ग्रो करेगा। क्योंकि जो हम कैपिटल ग्रोथ देख रहे हैं, आई मीन जो ग्रोथ हमने को देखने को मिली है, और में 16% से क्रेडिट ग्रोथ देख रहे हैं कैपिटल में। तो आई थिंक दैट काइंड ऑफ ए ग्रोथ इज गोइंग टू सस्टेन। आई मीन इवन इफ आई से कि बेस लेवल से हम कंपेयर कर रहे हैं तो काफी ज्यादा है, बट आई थिंक टू माय माइंड 12 से 13% की 14% की क्रेडिट ग्रोथ कॉन्स्टेंटली देखने को मिल रही है और ये रहेगी। तो इस तरह की ग्रोथ में फाइनेंस कंपनियां और बैंकिंग सेक्टर इज गोइंग टू डू वेल, और उनकी जो निम है, जो कि हम बोलते हैं रिटर्न्स हैं, वो कांस्टेंट रहेंगे, ऐसा मानना है। और दूसरा सबसे बड़ा पॉजिटिव है, पिछले 2 सालों में जितना भी एनपीए का साइकिल था वो जितना होना था वो हो गया, नए एनपीए क्रिएट नहीं हो रहे। तो आई थिंक ये सेक्टर डेफिनेटली कांस्टेंट वर्क करता रहेगा और कांस्टेंट ग्रोथ के पाथ पे जाएगा। दूसरा सेक्टर आप देख सकते हैं कैपिटल एसेट्स के मामले में, और तीसरा सेक्टर देख सकते हैं कंज्यूमर के मामले में, क्योंकि ऑल पॉजिटिविटी आ रही है, कांस्टेंट ग्रोथ आ रही है। तो ये सारे सेक्टर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगता है काफी ग्रोथ करेगा। इन सर्टेन सेक्टर, इन सर्टेन कंपनीज वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड सीइंग दैट कैपेक्स साइकिल किक इन हो गया है, इन्वेस्टमेंट्स टूवर्ड्स फ्यूचर ग्रोथ के लिए कैपेक्स में आना शुरू हो गया है। तो ये सब दर्शा रहा है कि कॉन्फिडेंस आ रहा है, चाहे वो निवेशकों में हो, चाहे वो कॉर्पोरेट्स में हो, जिनको की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इस लेवल पे पहुंच गया और फ्यूचर अच्छा दिख रहा है, कांस्टेंट टॉप लाइन ग्रोथ हो रही है, तो उनको फ्यूचर में देखने को मिल रहा है। तो उन्होंने कैपेक्स साइकिल को किक इन करना शुरू किया, कैपेक्स प्लान शुरू कर दिए और इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। तो आई थिंक ये पॉजिटिव सेक्टर वेरी क्लियरली सामने नजर आ रहा है। ओके, चलिए हर्षिता, 10-15 मिनट के लिए बाहर गया था मैं, और मार्केट में जबरदस्त इस समय मूव, ब्रेकआउट, तगड़ी तेजी। और बैंक निफ्टी तो देखिए क्या वो एक ज़बरदस्त लेवल 42,850। मैं थोड़ा सा नर्वस था सुबह की, वो जो हमारी बैंक निफ्टी की एक ये व्यू था कि 44,000 की तरफ वहाँ जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन क्लियरली मार्केट ऑब्लाइज करने के मूड में है और ये मार्केट कुछ कह रही है। अब इस समय जो मूव आ रहे हैं, ये मार्केट ये कह रही है कि इसको फर्क नहीं पड़ता कि आज मिनट्स में क्या आने वाला है। या तो ये मान के चल रही है कि मिनट्स बहुत ही डविश आने वाले हैं, या ये मान के चल रही है कि इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता मिनट्स में क्या आएगा, क्योंकि वो कहानी हो चुकी खत्म। और बैंक निफ्टी में तो ज़बरदस्त तेज़ी देखिए, 42,843। मैं ऑप्शंस के कुछ आंकड़े देख रहा था, इस समय जो बैंक निफ्टी के कॉल राइटर्स हैं उनकी क्या ज़बरदस्त पिटाई हो रही है। 200% कुछ स्ट्राइक्स में 300% तक का ऑप्शन प्रीमियम में जंप हो रहा है। 42,700 की कॉल, 42,800 की कॉल, 42,800 की कॉल अब ओपन हो रही है। ऑलमोस्ट 230% का जंप है यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट में, और 400 पॉइंट हम ऊपर है और अभी तो लास्ट का आधा घंटा बाकी है। यहाँ पर अगर एक और पुश मिला बैंक निफ्टी को और गया ये 43,000 की तरफ, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि कल का जो गैप मिलता है उसमें यहाँ पर क्या होगा। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इस समय मूव आ रहा है। सॉरी, मैं उस चर्चा से डाइग्रेस कर गया क्योंकि इतना बड़ा मूव दिख रहा है। अनुज, इनफैक्ट जिस तरह के लेवल्स देखने को मिले हैं, और आज का ये मूव उस दिन भी आ रहा है जहां पर गोल्डमैन सैक्स, एलआईसी की तरफ से बहुत अग्रेसिव टारगेट्स आ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कम से कम 2,200 पॉइंट या फिर 3,500 पॉइंट तक की रैली देखने को मिलेगी। तो कुछ दिन पहले जो हम चर्चा कर ही रहे थे कि वो ब्रिक्स में भारत कितना चमकता हुआ दिखाई देगा, वो इनफैक्ट इन नंबर्स या इन टारगेट से क्लियरली कोरिलेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, बस ये जब टारगेट्स एमएनसी ब्रोकरेज का तब मुझे
मुझे बस डर लगता है मैं कि ये आपको याद होगा क्रिस वुड साहब ने एक टारगेट निकाला था 1 लाख सेंसेक्स का शेयर। उस दिन मार्केट टॉप बनाया था और वो काफ़ी टाइम तक उसके बाद आया नहीं था मार्केट में, तो ये थोड़ा सा एक डर लगता है। लेकिन हाँ, ये कि अब एक ऑब्वियस चीज़ बन गई, बस एक चीज़ है कि 20,500 या 21,800 पर आप चले जाएंगे, उस समय निफ्टी की वैल्यूएशंस क्या होंगी, क्योंकि ये वाला भी जो अर्निंग्स गया है हर्षदा, इसमें भी अर्निंग्स डाउनग्रेड्स ज़्यादा थे, अर्निंग्स अपग्रेड्स कम थे। आप ये बात मान लीजिए इस समय हम इंडियन मार्केट का जो पी मल्टीपल है वो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पर है, वो एक रिस्क फैक्टर है, लेकिन टीना फैक्टर काम कर रहा है। एक इंडिया एक इन्वेस्टेबल मार्केट है, इसके लिए यहाँ पर वैसा आ रहा है। इनफैक्ट इस फैक्टर को भुनाने के लिए फिर प्रदीप मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो नया पैसा हर रोज भारतीय रिटेल निवेशक तैयार हो रहे हैं और पैसा लगाने के लिए, वो आप किस तरफ कमिट करें? क्या कुछ नए आइडियाज हैं? जो आपने कैपेक्स की बात की, जो आपने बैंकों की बात की, ये यूजुअल एरियाज हैं जहां पर ग्रोथ देखने को मिलती है और पैसा कमिट होता है, लेकिन क्या कुछ अलग हटके आप लोगों ने पिक किया है क्या इस समय? इसमें 2 बातें हैं। आई थिंक अब जैसे जैसे बाजार, आपने बिल्कुल सही कहा कि बाजार ऐसे लेवल पे चल रहा है और कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहा है, तो आपको हमेशा निवेश के लिए सेक्टर्स, निवेश के लिए नई थीम, निवेश के लिए नया स्टॉक देखना पड़ेगा, जहां पे वास्तव में कैश फ्लो जनरेशन हो रहा है, जहां पे वास्तव में टॉप लाइन के साथ साथ बॉटम लाइन में बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आ रहा है या रिकवरी पाथ पे आ रहा है बॉटम लाइन में। तो आई थिंक वो एक कांस्टेंट वर्क है, वो कांस्टेंट चलता रहता है। तो मेरा ये मानना है कि साइमल्टेनियसली जो आप देख रहे हैं, ये 3 बड़े मुद्दे कॉन्स्टेंटली वर्क करते रहेंगे। उन 3 बड़े मुद्दों में स्टॉक स्पेसिफिक हियर एंड देयर जहां पे कम देखने को मिल रहा है वो होगा। जैसे अभी मैंने बात किया कैपिटल गुड्स या कैपिटल से रिलेटेड जितने भी निवेश हैं, वहां पे बजाय मशीनरी के कैपिटल रिलेटेड एंसिलरीज में पहले प्रोबेबली तेजी आ सकती है और वहां पे पहले सिचुएशन बिल्ट हो सकती है, तो वहां पे गेन देखने को पहले मिले। फिर ग्रेजुअली यू गो टू मशीनरी, बिकॉज वहां पे भी मशीनरी बिक के मन के बिकना और वहां पे ग्रोथ आना इज गोइंग टू बी ए चांस। उसका फिर काउंटर इम्पैक्ट जिस सेक्टर के लिए वो मशीनरी बन रही है या जो कैपेक्स लग रहा है, वहां पे प्रोडक्शन की कैपेसिटीज यूटिलाइजेशन बढ़ेंगे और कैपेसिटीज के साथ साथ प्रोडक्शन निकलेगा तो और ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये एक साइकिल है। सो ग्रेजुअली यू हैव टू स्टार्ट मूविंग विद द साइकिल। कौन से साइकिल पर आप हैं? आई थिंक एज ऑन टुडे अगर अपन देखें तो इस साइकिल के एक इनिशियल स्टेज पे हैं, जहां पे कुछ एक सेक्टर में निवेश आना शुरू हुआ है, कुछ एक सेक्टर में लोगों ने प्लानिंग करनी शुरू हुई है, कुछ निवेश टुवर्ड्स कैपेक्स साइकिल में जाना शुरू हुआ है। और कैपेक्स में जो कैपिटल गुड्स से रिलेटेड कंपनियां हैं, उसमें उनकी एंसिलरी जो कैपिटल गुड्स को बनाती है या मशीनरीज को बनाती है, वो कंपनियां ज्यादा देखने को मिलेगी। एक बात बताइए प्रदीप जी, गुड आफ्टरनून। ये इस समय मार्केट में आपको कोई रिस्क लग रहा है? क्योंकि इस समय इतनी तेजी है कि हम सब बातें मतलब यही पूछ रहे हैं कि कहाँ अपॉर्चुनिटी है, कहाँ थ्रेट है, शायद ये पूछ नहीं रहे हैं इस समय। तो कोई एक आपको लग रहा है रिस्क फैक्टर? देखिए, ऑन ए डे टू डे बेसिस पे अगर इस मार्केट में हमें देखें तो डेफिनेटली वॉलेटिलिटी है और रिस्क है। और सबसे बड़ी रिस्क है आपकी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की। दूसरी बड़ी रिस्क है वर्ल्ड ओवर जो जिस तरह से रिसेशन की बात हो रही है और जिस तरह से इन्फ्लेशन से रिसेशन की क्रिएशन की बात हो रही है, तो वो इकोनॉमीज किस तरह बिहेव करेंगी, उन इकोनॉमीज में पहले अपसाइड में या रिकवरी पाथ में कितना लंबे समय लेंगी। क्योंकि वर्ल्ड ओवर हम इवन एलिनिएट हो जाएं, बट उनका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो हमारे यहाँ पे भी आएगा। फॉर एग्जांपल, जो यहाँ पे प्रोडक्शन है, इंटरनल डिमांड और कंजम्पशन के रिलेशन में तो डिमांड बढ़ रही है तो कंजम्पशन होगा, कंजम्पशन बढ़ रहा है तो डिमांड आएगी, डिमांड आएगा तो प्रोडक्शन सस्टेन होगा। बट जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड बिजनेसेस हैं, वहां पे डेफिनेटली चैलेंजेस हैं, और वो चैलेंजेस कितने समय के लिए चलेंगे ये एक देखने का मुद्दा है। किस तरह से हमारी वेरियस करेंसी लेवल पे करेंसीज बिहेव करेंगी, वो एक देखने का मुद्दा है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसको कि मैं मानता हूं एक रिस्क फैक्टर है, और उनको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना पड़ेगा, वहां क्या चल रहा है और वहां कैसे होगा। बट इन सब रिस्क फैक्टर्स को देखते हुए हमें अपने आप को कॉन्स्टेंटली विजिलेंट रहना पड़ेगा। बट इफ आई वुड से एनी लॉन्ग टर्म जो 3 से 5 साल इन बाजारों में निवेश कर रहा है, इन बाजारों को देख रहा है,
तो वो इसको देख सकता है एंड लॉन्ग टर्म बेसिस पे डेफिनेटली पॉजिटिव रह सकता है। बट अगर शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिए या देखता है तो ही हैज टू बी वेरी वेरी कॉशियस एंड एक कॉशियस प्ले अप्रोच रखनी पड़ेगी उसको, क्योंकि ये सारे सेक्टर किसी भी समय बाजार को एक बार के लिए छोटा मोटा झटका दे सकते हैं। गुप्ता, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। आपसे आगे फिर मुलाकात। थैंक यू हर्षदा, थैंक्स अ लॉट। नमस्कार। चले मार्केट पर वापस लौटे तो वहीं 18,300 के आसपास ही निफ्टी आपको दिखाई देगा। निफ्टी बैंक 42,800 के पार निकला जरूर था, 42,766 के आसपास आता हुआ, तो 310 अंकों की बढ़त है। ऊपरी लेवल से बहुत हल्की सी नरमी देखने को मिली, हल्की सी मुनाफा वसूली आप कह सकते हैं। लेकिन एक पॉकेट है जहां पर जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। इस बड़े मूव में रेलवे कंपनी आपके रेडार पर लेकर आएंगे। और मानस, रेलटेल देखिए 8.5% ऊपर, आरवीएनएल में हमने देखा नियरली सर्किट लग चुका है। इरकॉन का हम स्टॉक देख रहे थे, वहां पर भी तगड़ी तेजी देखने को मिली। इनफैक्ट IRCTC कल मेरे रेडार पर आया था, वहां पर कुछ खरीदारी की पोजीशंस बंद तो रही थी। इस समय आप देखिए 0.5% ऊपर है, तो वो इतना कैचअप नहीं कर पाया जितना बाकी ये कंपनियां कैचअप कर पा रही हैं। इनमें से कोई ट्रेड जहां पर अभी भी आपको लग रहा है मौका, चाहे वो इरकॉन हो या फिर आपका रेलटेल जैसा स्टॉक हो? देखिए, डेफिनेटली रेलटेल में मैंने पहले भी बहुत बार इस पे बुलिश व्यू दिया है और अभी भी मेरा समझना है कि ये एक ऐसा स्टॉक है जो हर करेक्शन पे खरीदारी करनी चाहिए जहां पर। और अगर हम एक डेस्टिनेशन की बात करें, टारगेट की बात करें, तो वो 165 के टारगेट्स रहेंगे। तो पोजिशनल बेसिस पे तो रेलटेल अभी भी बहुत ही बेहतरीन लगता है। करंट लेवल्स पे भी 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉप लॉस रख के खरीदारी करनी चाहिए, जो कि 130 रुपए के आसपास है। तो 130 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और टारगेट सेट करिए 165 के। तो ये पोजिशनल ट्रेड रहेगा। तो ये एक पोजिशनल ट्रेड 8.5% तक के गेन्स रेलटेल में इस समय दिखाई दे रहे हैं। चंदन तापड़े इस बीच हमारे साथ जुड़ गए। चंदन, आफ्टरनून। जिस तरह का मूव आया है, एक तगड़ी और एक स्ट्रॉन्गर एक्सपायरी की तरफ कदम निफ्टी ने बढ़ा दिया है, आपकी अप्रोच और कोई खास ट्रेड जिसके जरिए ये एक्सपायरी प्ले की जाए? जी नमस्कार। देखिए, बाजार में मोमेंटम है और मेनली मोमेंटम बैंक निफ्टी और सेलेक्टिव सेक्टर पे देखने को मिल रहा है। देखिए, कल मंथली एक्सपायरी, हालांकि मंथ ऑन मंथ बेसिस हमने 3% की बढ़त बनाई है निफ्टी में, और निफ्टी का जो वॉल्यूम वेटेज एवरेज है वो 18,200 है और हम उससे 70-80 पॉइंट ऊपर है। तो कहीं ना कहीं 18,200 को निफ्टी होल्ड करता हुआ नजर आएगा। बट कंसर्न ये है कि ऊपर में 18,350, 18,400 की कॉल में राइटिंग है। तो आप ऐसा समझो कि 200 से 350 या 150 पॉइंट का दायरा साइड बाजार कल ट्रेड करता हुआ नजर आए। बट बैंक निफ्टी कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्ग है, वहां पे हम खरीदारी की सलाह देंगे। बैंक निफ्टी में जरूर 43,000 की कॉल में राइटिंग है, बट 42,500 की पुट में राइटिंग होने लग गई है। तो मेरे हिसाब से 42,400, 450 को सपोर्ट बना के कहीं ना कहीं आप यहाँ पे 42,900 तक के अपसाइड को प्ले कर सकते हो। तो कंपैरेटिवली बैंक काउंटर पे पॉजिटिव रहेगा और हमारा मानना है कि बैंक निफ्टी जो इस सीरीज में आउट परफॉर्म कर रहा है और पिछले कुछ महीनों से आउट परफॉर्म कर रहा है, आउट परफॉर्मेंस दिखाता हुआ नजर आएगा। अब स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो आज के दिन अच्छी बात यह रही है कि काफी सेक्टर यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे आप डिफेंस के सेक्टर की बात करें या फिर आप रेलवे की बात करें और या फिर सिलेक्टिव पेपर कंपनीज की बात करें। तो यहाँ पे रेलवे कंपनीज पे हमारा पॉजिटिव है। आरवीएनएल और रेलटेल दो काउंटर है जो हम देख रहे हैं। आरवीएनएल ऑलरेडी सर्किट क्लोज कर चुका है, इसलिए हम रेलटेल पे फोकस करेंगे। रेलटेल में जो पॉजिटिव प्राइस बना है और स्पेशली 5 दिन का डिक्लाइन के बाद एक परफेक्ट बुलिश कैंडल बना है, यहाँ पे अपटिक बनना चाहिए। हालांकि ऑलरेडी अपटिक आ चुका है, बट अभी भी खरीदारी की हम सलाह रखेंगे। 141 का सपोर्ट है, 150 के अपसाइड रहेंगे। और दूसरे ट्रेंड के हिसाब से हम वेस्ट कोस्ट पेपर को सजेस्ट करेंगे। वेस्ट कोस्ट पेपर में आज 4-5% की रैली, एक मेजर ब्रेकआउट डेली और वीकली चार्ट में हुआ है। तो 630 के सपोर्ट से यहाँ पे 680 तक के टारगेट पे फोकस करेंगे। तो रेलटेल और वेस्ट कोस्ट पेपर दो नॉन एफएनओ मिड के आइडिया समझ में आ रहे हैं जो मौजूदा लेवल से 5 से 12% तक का अपसाइड दिखा सकते। ओके, ठीक है। चलिए, मार्केट में एक हल्का सा पिछले कुछ मिनटों में आया है एक डिक्लाइन, इनफैक्ट हल्का सा नहीं, डिसेंट डिक्लाइन एकदम से आया। ये शायद थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग इस मार्केट में, खासतौर से निफ्टी पर। प्रॉब्लम मार्केट के लिए निफ्टी ही है, बैंक निफ्टी देखिए प्रॉब्लम नहीं है। एक बार जरा टिक बाय टिक लेकर आते हैं और वो देख लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर देखिए एकदम से अब हम 18,300 से अच्छा खासा ऊपर गैप बना चुके थे, एकदम से मार्केट डिक्लाइन होकर 18,265 पर निफ्टी पर आया है। ये देखिए टिक बाय टिक डेटा आपको क्लियरली बता रहा है निफ्टी में कि कुछ एकदम से यहाँ पर नॉक हुआ है और 2-3 स्टॉक्स हैं जिसमें नॉक आया है। क्लियरली HDFC में नॉक आया है, रिलायंस मार्केट के लिए एक
पेन बना हुआ है इस समय। लो पॉइंट ऑफ द डे रिलायंस इस समय ट्रेड कर रहा है। आईटीसी में एक हल्का सा नॉक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर में हल्का सा डिक्लाइन आया है। हालांकि बैंकिंग स्टॉक्स अभी भी रिलेटिवली हाई है, लेकिन बैंक निफ्टी भी 42,800 से थोड़ा हल्का होकर 42,700 तक आया है। चलिए यतिन के पास चलते हैं और जानते हैं कि डीलिंग रूम से उनको क्या फीडबैक मिल रहा है। यतिन बताइए। देखिए, सबसे पहले अगर हम दो स्टॉक्स की बात करें जो आज डीली रूम्स के फोकस रेडार पे हैं एक्सपायरी के पहले सबसे पहले मारुति सुजुकी, यहाँ बीटीएसटी की ट्रेड डीली रूम्स अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं। अगर आप पिछले आधे घंटे 45 मिनट्स की एक्टिविटी देख ले तो अच्छे वॉल्यूम्स पे यहाँ कारोबार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऑब्वियसली मार्केट के साथ थोड़ा बहुत यहाँ एक 20-25 रुपए का करेक्शन आया, लेकिन अगर आप एफएनओ ट्रेंड्स देखें और जो एफआई की सेलिंग है थोड़ी बहुत एब हो रही है और कहीं ना कहीं यहाँ डीलर्स एक शार्प बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऑब्वियसली यहाँ ब्रोकरेजेस की भी आज सुबह रिपोर्ट आई थी जिसके बारे में हमने चर्चा की थी। मारुति के अलावा दूसरा स्टॉक जो है वो कॉनकॉर है। ऑब्वियसली रेल स्टॉक्स में ये एक फेवरेट स्टॉक है डीली रूम्स का और यहाँ इनको लगता है कि पोजिशनली यहाँ 30 से 40 रुपए का अपटिक आपको देखने को मिल सकता है। और कहीं ना कहीं अगर हम आज रेलवे स्टॉक्स की बात करें तो जबरदस्त आपको यहाँ इंप्रूवमेंट और वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर वायदे बाजार में कोई रेलवे स्टॉक को प्ले अप करना हो तो कॉनकॉर का ही एक मात्र चॉइस बचता है आईआरसीटीसी के बाद। तो यहाँ डीली रूम्स थोड़ा बहुत जो है पोजिशनल बाय इनिशिएट कर रहे हैं आज क्लाइंट्स के लिए। तेजी हो रही है वहाँ पर, इनफैक्ट करीब 12 रुपए के गेन्स कॉनकॉर में इस समय आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे। शुक्रिया यातिन। तो मारुति जो सुबह से ही रेडार पर रहा है, उस इंटरेस्टिंग रिपोर्ट के बाद 12,000 का टारगेट जहां आया वहां तेजी, और कॉनकॉर में भी इस समय तेजी के ही ट्रेड्स डीलिंग रूम ने पकड़े हैं। इनफैक्ट कॉनकॉर स्क्रीन पर रखिएगा। इस पर राजेश सातपुते एक ट्रेड दे, क्लोजिंग से पहले क्या एक अपॉर्चुनिटी है 750 के नीचे खरीदने की? आई थिंक बीटीएसटी करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए आर्ली अगर आप चार्ट देखते हैं तो पिछले 3 दिनों से ये जो कंसोलिडेशन था लोअर लेवल पे, उसके बाद ये रिवर्सल दिखता है। तो ये एक रिलीफ रैली प्ले है जिसका टारगेट होगा 770। सो एट अ लेवल ऑफ 749 आपको लॉन्ग साइड का ट्रेड बनाना है विद स्टॉप लॉस ऑफ 738, 7,338 का, सॉरी 738 का स्टॉप लॉस लगा के आपको लॉन्ग करना है। टारगेट रहेगा 770 का। ओके, कॉनकॉर आपकी स्क्रीन पे 747 पे। चलिए, तो निफ्टी डे बिलोंग करता हुआ निफ्टी बैंक और निफ्टी अभी भी अगर देखें अपने ऑप्शन क्लस्टर 18,300 के नीचे ही सेटल होने की तैयारी करता हुआ। फाइनली टुवर्ड्स 18,271 एक्सपायरी -1 डे। डाउ फ्यूचर्स दिखाइए। हालांकि अगर आप देखें डाउ फ्यूचर्स आज निर्भर करेगा एग्जैक्टली अगर आप देखें वो सेशन कैसे पैन आउट होगा पोस्ट आई थिंक नंबर्स, लेकिन डाउ जोन्स फ्यूचर्स आपकी स्क्रीन पर ट्रेड करते हुए लगभग 17 अंकों पर, नैस्डैक फ्यूचर्स 1 अंक पर, एस&पी फ्यूचर्स लगभग 2 अंकों पर। राजेश जी से करते हैं शुरुआत। राजेश जी, इनफैक्ट एक बार मार्केट बेट भी देख लें यहाँ पे, लॉन्ग 50, 62 शॉर्ट कवरिंग, यानी दोनों मिला के कंबाइंड जो आंकड़ा था करीब 112 का था। 41 शॉर्ट, लॉन्ग अनवाइंडिंग 40। एक बार डेटा लेके आइए कि लॉन्ग शॉर्ट का अगर आप देखें वो स्टॉक्स का ताना बना किया था। इंटरग्लोब एविएशन इस दौर के हाईएस्ट क्लस्टर पे, और इंटरग्लोब एविएशन या मेरे ख्याल से अगर मैं थोड़ा सा सही हूँ यहाँ पर तो इस सीरीज के हाईएस्ट क्लस्टर पे जाके ये बंद होगा। मैं कुछ देर में आपको इनफैक्ट बताऊंगा। अपोलो हॉस्पिटल्स डे हाई पर जो हमने इसकी कॉल ली थी वो 4600 की स्ट्राइक करते हुए, एमसीएक्स का जिक्र हर्षता ने किया था ट्रेड और अच्छा करता हुआ कॉनकॉर, जेएसडब्ल्यू बुस्टील, जीएनएफसी में शॉर्ट कवरिंग, पीएनबी में शॉर्ट कवरिंग। पीएनबी इस दौर के हाईएस्ट क्लस्टर पर, चैम्बर फर्टाइजर, सिंजन, जीएमआर इंफ्रा, यहाँ पर अगर आप देखें आज शॉर्ट कवरिंग थी। और शॉर्ट अगर कहीं डेवलप हुए आज इस बाजार में तो जरा उस खेमे को देखते हैं। उसमें शॉर्ट का माफ कीजिएगा शॉर्ट बिल्डअप, अदानी इंटरप्राइजेस, पावर ग्रिड, सिमेंस, और सिमेंस आज पोस्ट अर्निंग्स शुरू से दबाव में रहा और क्रिटिकल एवरेजेस वॉलेट केस ने इंडिया सीमेंस, इंडिया मार्ट, एवी फैशन, रिटेल, वेदांता और बलरामपुर चीनी कुछ कंपनीज जो आज बैकफुट पर है। लॉन्ग अनवाइंडिंग, यानी जो लॉन्ग्स थे वो कैश में कन्वर्ट हुए। राजेश जी बताइए कल के लिए क्या ट्रेड कैरी करेंगे आप? हाँ जी वीरेंद्र जी, देखिए मेरे हिसाब से आप बैंकिंग को यहाँ पे अवॉइड नहीं कर सकते, और सबसे बढ़िया जो चार्ट मुझे लग रहा है आज के लिए, तो मुझे लगता है बैंकिंग में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट बढ़िया है एज फार एज द डेली चार्ट इज कंसर्न। तो यहाँ पे एक रेंज ब्रेकआउट दिखता है 604 605 का जो सपोर्ट था, ये इसने पूरे दिन मेंटेन किया। इनफैक्ट इसी सपोर्ट के तहत आपको स्टॉप लॉस रखना है 602 का, यानी करंट लेवल से 4 रुपए का स्टॉप लॉस, और ट्रेडिंग बेट लेना है तो इसका टारगेट होना चाहिए कम से कम 616 से लेके 620 का। तो एसबीआई लुक्स गुड एट दिस लेवल, गो लॉन्ग इन एसबीआई। लॉन्ग इन एसबीआई, ये इस समय कॉल राजेश जी की तरफ से आता हुआ। आप
मानस आप क्या कैरी करेंगे? देखिए सिंजिन को लेके जाएंगे और सिंजिन को मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि करेक्शन के बाद स्टॉक ने 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था। आज 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, वॉल्यूम बेहतर देखने को मिल रहे हैं। तो सिंजिन में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 609 का आपको स्टॉप लॉस रखना है और टारगेट 640 के सेट करने हैं। 640 के टारगेट के लिए सिंजीन में मौका करीब 2.5% ऊपर। गावा साहब आपका ट्रेड क्या रहेगा? मेरा ट्रेड रहेगा अपोलो हॉस्पिटल। बहुत अच्छी तेजी है आज ऑलरेडी इट्स अप, आई वुड से दैट स्टिल कैन गो अप। ट्रेड कर रहा है 4614, नियरेस्ट टारगेट 4650, 4700 पॉसिबल है। स्टॉप होगा 4575 या 4600, ठीक है। अपोलो हॉस्पिटल में ही वो दरअसल तेजी वाला ट्रेड, और इस पर आपको याद होगा कुछ देर पहले हम शर्मिला से भी बात कर रहे थे कि लॉन्ग पोजीशंस आप यहाँ पर कैरी करें। तगड़ी तेजी देखने को मिली है आज। हर्षदा, मेरा नज़र एक बार वापस जा रही है पेटीएम पर। एक बार जरा लेकर आइए वो स्टॉक का चार्ट। 5% नीचे और एक तेज़ बाजार में वापस ये समय स्टॉक ये बहुत एक देखिए ये मार्केट में ये जो होता है, कल हमने एक स्पॉट किया था सुबह सुबह स्टॉक को। कल जब ये 512 का अपना प्रीवियस 52 वीक लो तोड़ रहा था, वो मे का लो था। मैं और वीरू बात कर रहे थे इसके बारे में कि वो कल सुबह ही उसने एक इंडिकेशन दिया था, क्योंकि जब 52 वीक लो टूटता है तो ये जो रिसेंटली भी जिन लोगों ने कॉन्फिडेंस दिखाया था उनका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा हिला है। इसकी वजह से ये एक मूव आया इसमें। देखिए 7 डे मूव इस समय 28% का इस समय। ये मतलब ये एक मुझे लग रहा है पैनिक मूव है इस समय। ये जिस तरीके से 1 वे डिक्लाइन आ रहा है ये एक पैनिक मूव है, और अब इसमें देखने कहीं ना कहीं जाकर मुझे लग रहा है इसमें वैल्यू आएगी। अभी है या नहीं ये नहीं मैं कह नहीं सकता, लेकिन इस तरीके की एक 1 वे डिक्लाइन जो होती है वो भी मेरे ख्याल से कई बार आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करती है। तो पेटीएम पे एक नज़र रखिए, देखिए क्या ज़बरदस्त इसमें वापस एक बार डिक्लाइन है। और अनुज, इसी के सामने आप फिनो पेमेंट का चार्ट देखें, जहां पर 20% का अपर सर्किट लगाया है। जब कोर्स एक ब्लॉक डील हुई है, करीब 27 करोड़ का सौदा आज होता हुआ दिखाई दिया, नियरली 1.43% या 1.5% की इक्विटी, और वो स्टॉक अपर सर्किट में लॉक होता हुआ। और जब ये लिस्टिंग हुई थी तब बात यही हुई थी कि फिनो एक लेसर नोन नाम है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से इनकी चाल काफी बेहतर है। बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए कुछ अलग अलग पैतरे आजमा रहे हैं, लेकिन ये कंप्लीट ऑपोजिट एंड्स पर दोनों। लिस्टेड मार्केट में प्रॉफिटेबिलिटी मैटर करती है, तो वो ऑब्वियसली हालांकि फिनो भी काफी गिरा था, ऐसा नहीं है कि फिनो नहीं गिरा था, लेकिन हाँ ऑफ लेट थोड़ा सा बाइंग आ रहा है। अच्छा, तो मार्केट फिनो पे तो सिग्नल ये आ रहा है कि शायद जो प्री आईपीओ लॉक इन के बाद सेलिंग आई थी वो पच गई है। नहीं, वो जोमेटो में भी पच गई थी। वो कई स्टॉक्स में पच गई थी एक्चुअली। वो एक्चुअली मैं तो कह रहा हूँ नायका में पच जाती वो, अगर वो बोनस वाला इशू नहीं होता तो उल्टा उसमें भी पच जाती वो उस समय पे। हालांकि कहीं ना कहीं जाकर वो खत्म होगी वहां पर भी। पेटीएम का लॉक इन मेरे ख्याल से अभी नहीं खुला है ना, या पेटीएम का खुल गया है? खुल गया पेटीएम का, हाँ खुल गया है। तो अब 60 दिनों बाद देखते फिर से सॉफ्ट बैंक बिकवाली हाँ, में आता है, एंड फाइनेंशियल, अलीबाबा, सब पर नजरें रहेंगी। वैसे मेरे ख्याल से इसमें क्या होता है ना हर्षदा, एक बार कोई स्टॉक नेगेटिव करने लगे उसके बाद फिर बेयर कार्टल उस पर हैवी हो जाता है। उसके बाद फिर वो अभी कि किसी को नहीं पता कि अब जो भी करे तो फंसा रहता है। हाँ, और उसके बाद फिर वो अब लोग फिर बोलते हैं कि नहीं सॉफ्ट बैंक भी बेचेगा, अलीबाबा भी बेचेगा, अपने आप अज्यूम कर लेते हैं कि वो बेचेगा। कई लोग तो खुद अज्यूम कर लेते हैं कि बेचेगा और उसको बोलते हैं कि बज़ है मार्केट में। मतलब आपको खुद के दिमाग में आपके होगा कि ये शायद अलीबाबा बेच रहा है, आप उसको एज मार्केट बज़ प्रेजेंट कर देते हैं। ये भी हो जाता है कई बार। अच्छा, मार्केट देखिए, निफ्टी 12 पॉइंट ऊपर रह गया सिर्फ। ये काफी इंटरेस्टिंग हुआ, क्योंकि एक नॉर्मली आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आधे घंटे में एक मोमेंटम कैरी हो। ये तो देखिए क्या जबरदस्त, ये इसको एक मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग। 3 बजे ऐसा लग रहा था कि मार्केट एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ वो यूएस फेड के मिनट्स में जाएगा, लेकिन फिर वही बात, निफ्टी में प्रॉब्लम है। निफ्टी आपको 18,350। अच्छा, आज का जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप निफ्टी के ऑप्शंस के आंकड़े देखिए और बैंक निफ्टी के ऑप्शंस के आंकड़े देखिए, बहुत कम ऐसा होता है। निफ्टी में जबरदस्त आज भी कॉल राइटिंग हुई है, 18,300, 18,250, 18,400, 18,500, सब में जबरदस्त कॉल राइटिंग है। बैंक निफ्टी में उसका एकदम एग्जैक्ट उल्टा हुआ है। तो फिर वही बात कि इंडेक्स, लेकिन बैंक निफ्टी भी थोड़ा ढीला हुआ है आज ऊपर से। मेरे ख्याल 42,800 गया था आज हाई, हाँ, 42,848 तक का लेवल। हाँ, तो अभी 42,690, 860 तक के लेवल। हाँ, तो करीब 170 पॉइंट तो बैंक निफ्टी भी गिरा ऊपर से। ऐसा नहीं है, 400 पॉइंट ऊपर था जो इंडेक्स, वो 230 पॉइंट ही ऊपर है। तो इवन बैंक निफ्टी में भी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग तो आई है। तो एक काफ़ी किरे किराए पर थोड़ा सा एक लास्ट के 10-15 मिनट में थोड़ा पानी तो फेरा है। एक बार अदानी एंटरप्राइजेस लेकर आइए जरा। अदानी बहुत वॉलेटाइल हो गया ये स्टॉक, इस समय 3.5% नीचे इस समय चल रहा है। गाबा जी, कोई व्यू बन रहा है अदानी एंटरप्राइज पर? अडानी एंटरप्राइज पर यस, मैं कहूंगा
है तो थोड़ा वीकनेस, थोड़ा फटीग नजर आता है। रीजन दो हैं, एक तो बहुत ज्यादा चला है और 4000 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस जोन है, थोड़ा डिप मिल सकता है। 3950 का स्टॉप लगाना चाहिए, पॉसिबल है थोड़ा डिप मिले, तो ऐसा कुछ होता है तो 3750 ये जोन है, वहां पर जरूर प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। नियर टाइम डबल टॉप कंसोलिडेशन, मोर ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, अडानी एंटरप्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सब साथ में होता हुआ क्लियरली वो स्टॉक दबाव के घेरे में 3.5% का नुकसान। अच्छा चंदन, आपका एक ट्रेड बाकी है, ये मार्केट कूल ऑफ हुआ है, उसको देखकर एसटीबीटी या बीटीएसटी? देखिए बीटीएसटी ट्रेड रखेंगे क्योंकि देखिए मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है और इन बिटवीन स्विंग्स तो यहाँ पे बनते रहेंगे और कंपैरेटिवली फोकस वहीं पे कर रहे हैं जो सेक्टर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, चाहे आप बैंकिंग की बात करें या फिर सेलेक्टिव रेलवे स्टॉक्स की बात करें या फिर पेपर स्टॉक्स की बात करें। तो मैं इस मार्केट में हेवीवेट्स काउंटर पे ज्यादा नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे स्विंग्स नहीं है बड़े, लोअर आईवी के सिनारियो में सिलेक्टिव पीएसयू या कुछ और नाम को छोड़ के। तो इसके लिए हमने 2 काउंटर का जिक्र किया, उन्हीं में से एक को वापस हम बीटीएसटी की तरफ फोकस करेंगे। तो शुरुआती डिस्कशन में मैंने रेलटेल और डब्ल्यूएसटी और वेस्ट कोस्ट पेपर पे फोकस किया था, तो मैं अब वेस्ट कोस्ट पेपर पे ही फोकस करना चाहूंगा, इसी को बीटीएसटी करने की सलाह दूंगा। अभी लगभग 650 के आसपास चल रहा है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह देंगे। 635 का सपोर्ट, 680 का टारगेट। निफ्टी ऑलमोस्ट रेड में जाने वाला था, फिर उसने अपना थोड़ा सा एक प्रोटेक्ट किया, उसको 11 पॉइंट नीचे रह गया। भारतीय एयरटेल लो पॉइंट पर है, लेकिन वीरू के पास चलते हैं। रिलायंस में काफ़ी प्रॉब्लम है वीरू, और रिलायंस एक लगातार मार्केट को ऊपर के लेवल से, मतलब कल इसने नीचे से ऊपर खींचा मार्केट को, आज ऊपर से नीचे लेकर आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, और आई थिंक सुबह शुरुआती टिक्स में अगर आप देखें अच्छा था, लेकिन एक 10 डे एक्सपोनेंशियल, याद रखिएगा ये जो बात अनुज और मैं कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, सिर्फ निफ्टी की एग्जैक्टिव प्राइस जोन को गेस करने के लिए कर रहे हैं। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन जो है वो याद रखिएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के हाथ में ही है। मानस से इस पर एक व्यू लेते हैं। रिलायंस कल के एक बुरे दिन को, जो शायद ख़राब ट्रेजेक्ट्री थी, वहाँ से ऊपर लेके आया। कल रिलायंस के बिहेवियर को देखते हुए कल क्लोजिंग के आसपास हमने 2 चीज़ें देखी थी। कल अगर आपकी कल की भाव कॉपी देखते, कल 18,300 का और 400 में हल्का सा रिडक्शन हुआ था ओआई में, और 18,200 पे तो बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई थी। लेकिन आज रिलायंस ने एग्जैक्टली अगर आप देखें अपने 10 डेमा से एक रिजेक्शन दे दिया। 10 डेमा प्लेस था 2572 पे। मानस आपका व्यू रिलायंस पे क्या होगा? अभी आपको स्ट्रक्चर दिसंबर तक जाते जाते लग कैसा रहा है, जब हम जिन रोलओवर के सेट्स के साथ रिलायंस में जा रहे हैं? प्लीज डायरेक्टर साहब रिलायंस के रोलओवर रखिएगा स्क्रीन पर। मानस देखिए, दिसंबर की बात करिए तो मेरा तो समझना है कि शायद आपको 2500 रुपए के नीचे के लेवल्स नहीं दिखेंगे, क्योंकि वहां पर मल्टीपल सपोर्ट है। 2500, 2510, 2520 रेंज में बहुत सारे सपोर्ट दिखते हैं। तो अगर आप दिसंबर की बात कर रहे हैं तो मेरा समझना है कि आप अपनी लॉन्ग पोजीशन में बने रह सकते हैं। 2500 रुपए जो कि 200 दिनों का मूविंग एवरेज है, उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस सकता है। ट्रेडिंग के नजरिए की बात करिए और एक फ्रेश लॉन्ग की बात करिए तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए। आज के हाईज पे ध्यान रखिए, 2575 के ऊपर अगर स्टॉक निकले तब रिलायंस में खरीदारी करिए, उसके बाद तो आपको शायद 2625, 2650 के स्तर देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ, पर याद रखिएगा क्लोजिंग बेसिस पर अगर ये क्लोज आता है रिलायंस पे तो इट विल बी अ क्लोज बिलो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जो कन्विक्शन कल इसने जाहिर किया था अबव 20 डे मार्क के ऊपर क्लोज करके, वो थोड़ा सा अगर आप देखें आज कोलैप्स हुआ है। लेट्स ब्रिंग निफ्टी आईटी। 2 प्रेशर पॉइंट थे निफ्टी के लिए, वो था आपका रिलायंस और एक निफ्टी आईटी एट 29392। याद रखिएगा ये भी मोर और लेस आज की जो लोवेस्ट ट्रेजेक्ट्री है, आज सुबह जो करीब 10:44 पे लो लगाया था, उसी को दोबारा स्ट्राइक करता हुआ। खैर, जो बहुत शानदार स्ट्रक्चर है आज के, उसमें अगर आप देखें जीएनएफसी शामिल था, और याद रखिएगा पीएनबी 4.5% के इजाफे के साथ ऑलमोस्ट आपकी स्क्रीन पर मार्च 2020 का लेवल, यानी वो जो पहला लोअर फ्रीज लगा था उससे पहले 25 मार्च से पहले अगर आप देखें, वो उस दिन के हाइज को रीगेन कर गया। इंटरग्लो एविएशन 1893, मेरे ख्याल से ये नवंबर की सीरीज के हाईएस्ट क्लस्टर की तरफ बढ़ता हुआ, और 200 डेमा और 100 डेमा दोनों पार हुए आज। उसके बाद चंबल फर्टिलाइजर्स, सिंजन आज फार्मा स्पेस में अच्छा था, और अपोलो हॉस्पिटल्स याद रखिएगा 4600 पे क्लोजिंग आती हुई, और साथ ही साथ वहाँ पे दूसरा ग्लोबल हेल्थ अभी 2-3 रोज पहले की लिस्टिंग वो अपना ऑल टाइम हाई हिट करके आया इस मात्र छोटे से करियर में। बाकी एमसीएक्स अभी हर्षदा ने जिक्र किया था, एक टिपिकल फ्लैग है, बेहद शानदार चार्ट, और ये लगभग समझ लीजिएगा कि नवंबर सीरीज के हाईएस्ट क्लस्टर पे फ्लोट करता हुआ। और कैनफिन होम्स ये अभी भी 200 डेमा, 100 डेमा, 50 डेमा के नीचे ट्रेड करता हुआ। तो ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स जो आज अच्छा मूव देखे गए। अनुज
वीरू, और 2-3 स्टॉक्स में और ऐड कर देता हूँ। एक बार जरा जोमेटो लेकर आइए स्क्रीन पर वापस। और जोमेटो में वो जो रैली हुई थी जो 45 रुपये से शुरू हुई थी और काफ़ी ऊपर तक गई थी, वहाँ पर अब एक वापस पिछले कुछ दिनों में मैं सेलिंग प्रेशर देख रहा हूँ। हर्षद लगातार ये इसी तरीके का चार्ट दिखाता है, ऊपर खुलता है लेकिन डेज लो पर जाकर बंद हो रहा है। तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चार्ट इस समय आपको देखने को मिलेगा जोमेटो का। डेज लोएस्ट टेरिटरी पर जाकर ये स्टॉक बंद हो रहा है। और उसके अलावा BEL में आज थोड़ी सी लास्ट के कुछ मिनटों में प्रॉफिट टेकिंग आई है। अच्छा, PSU बैंकों की वो जो रैली थी वो हालांकि इंटैक्ट है, लेकिन कुछ स्टॉक्स पीरियोडिकली करेक्ट हो रहे हैं। कल परसों यूको बैंक करेक्ट हुआ था, आज IOB में थोड़ा करेक्शन है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में थोड़ा सा करेक्शन है। तो ये भी एक तरीके से बैंक ऑफ इंडिया में हल्का सा करेक्शन है। ये भी मार्केट के लिए एक्चुअली एक तरीके से हेल्दी है कि थोड़ा सा पीरियोडिकली इन स्टॉक्स में करेक्शन होना वो जरूरी है। हालांकि PNB में रैली है जो वीरू ने पॉइंट आउट किया था। और रेलवे स्टॉक्स क्या बोले इनके बारे में, तो 1 महीने पहले अगर आपने रेलवे स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो बनाया होता, एक्चुअली 2 पॉकेट्स, एक तो रेलवे और एक डिफेंस, इन 2 पॉकेट्स के पोर्टफोलियो ने क्या जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस दिखाई। बाकी पूरी मार्केट वहीं की वहीं है। ये 2 पॉकेट्स और PSU बैंक्स ऑब्वियसली 3 पॉकेट्स। और स्पेशली रेलवे और डिफेंस के साथ को हमेशा संदेह की नजरों से देखा जाता है कि चलेंगे नहीं चलेंगे। मुझे याद है जब हाल लिस्ट हुआ था तो वहां पर एक तरफा बिकवाली का दबाव देखने को मिला था और फाइनली 2020 में जाकर वो स्टॉक चलना शुरू हुआ। तो पिछले 2 सालों में ही हाल ने रिटर्न दिया, उसके पहले कुछ नहीं कर रहा था। हाँ, 2-3 डिफेंस स्टॉक्स हैं जो जिनके साथ ऐसा हुआ था। और भारत डायनामिक्स में भी काफ़ी लोगों ने काफ़ी टाइम तक व्यू नेगेटिव रखा था, लेकिन उसके बाद उसमें ज़बरदस्त तेज़ी आई थी। तो ये क्लियरली मार्केट में एक डायकॉटमी तो रही है। लेकिन अब इस क्लोजिंग को कैसा देखा जाए, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग हर्षदा ऑनेस्टली मैं ये कहूँगा कि इवन बैंक निफ्टी में भी आप एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि कल एक्सपायरी है और एक्सपायरी वाले दिन हो सकता है कल एक बार मार्केट आपको एक नॉक दे दे और वहाँ पर शायद अब अगले हफ्ते की सीरीज़ में शिफ्ट हो जाएं। इस हफ्ते की सीरीज़ में अगर आपके पास कॉल ऑप्शंस हैं, अच्छी राइड आपने की होगी उसमें निफ्टी बैंक दोनों में, अब उसमें से बाहर हो जाइए और कल सुबह मार्केट का ओपन होने का वेट करने दीजिए। उसके बाद US से वो ट्रंकेटेड वीक से बाहर आएगा, उस छुट्टी से जब बाहर आएगा उसके बाद एक फ्रेश कॉल लीजिए अगले हफ्ते की या अगले महीने की कॉल्स में। और वो स्ट्रैटेजी वही कि बैंक निफ्टी में डिक्लाइन पर बाय और निफ्टी से अभी थोड़ा टाइम है दूर रहने का, क्योंकि देखिए इस तरीके के मूव्स में निफ्टी में आप अच्छा खासा फंस सकते हैं। जी हाँ, ऊपरी लेवल से आज हमने देखा है काफी कंसोलिडेट करता हुआ 18,254 के लेवल्स पर आकर टिकता हुआ। चलिए वॉल की तरफ बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि कहां पर ये क्लोजिंग दरअसल बैठ रही है। 10 पॉइंट ही ऊपर रह गया है निफ्टी, जहां पर हमने देखा था इंट्राडे में अच्छी 100 पॉइंट की तेजी बनती दिखाई दी थी। निफ्टी बैंक 235 पॉइंट ही ऊपर है, 42,694 के आसपास इस समय आपको ट्रेड दिखाई देगा। हम आज 42,860 तक का हाई छूने में कामयाब थे। टेक्नोलॉजी आज चला नहीं, खासतौर से आखिरी 10-15 मिनटों में HCL टेक महिंद्रा जैसे काउंटर्स में मुनाफा वसूली आई 62 पॉइंट नीचे वो दरअसल इंडेक्स रहा है। PSU बैंकों में हालांकि स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB की बदौलत ये इंडेक्स थोड़ा सा पॉजिटिव करीब आधे % के गेन्स दिखाने में कामयाब रहा। आज मिड कैप में हमने देखा है ये इंडेक्स इनफैक्ट 100 पॉइंट का इंट्राडे मूव दिखा रहा था, लेकिन कूल ऑफ ऊपरी लेवल्स पर आता हुआ दिखाई दिया। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो कार्यक्रम की शुरुआत में इनफैक्ट बेहद पॉजिटिव थी, गिरने वाले शेयरों की संख्या उभर कर आई है करीब 1281 के आसपास। कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स जहां पर बड़े मूव्स देखने को मिले, RCF, NFL दोनों आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। इनफैक्ट फर्टिलाइजर कंपनियों में तगड़ी तेजी देखने को मिली है और फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री तो गुजारिश कर रही है फाइनेंस मिनिस्ट्री से कि एक सब्सिडी डोल आउट आना चाहिए अगले साल। 9.5% ऊपर NFL और RCF में भी अगर आप देखें तो 11.5% तक की तेजी बनती दिखाई दी। दूसरी तरफ आपका फिनो पेमेंट बैंक ब्लॉक डील हुई, स्टॉक 20% के अपर सर्किट पर जाकर टिकता हुआ दिखाई दिया है। वहां पर बहुत तगड़ा मोमेंटम देखिए 231 के लेवल्स पर। RVNL, रेलटेल, RVNL तो अपर सर्किट पर था, रेलटेल में हमने देखा एक अच्छा खासा स्पाइक, 10% का अपर सर्किट RVNL पर आप देख रहे हैं और रेलटेल जैसे काउंटर्स थे जहां पर तेजी। लेकिन जो नहीं चला उसमें नायका है, उसमें पेटीएम है जो आज फिर 5% टूटा और ऑफ कोर्स आपका जोमेटो भी है जहां पर आखिरी 10 मिनटों में 3.5% तक का दबाव बनता दिखाई दिया। 450 पर पेटीएम जाकर टिक रहा है आज के दिन। चलिए आपको हीट मैप दिखाते हैं जहां पर क्लियरली आपको नजर आएगा तेजी कहां पर हुई और मंदी कहां। तेजी में अपोलो हॉस्पिटल आज का टॉप परफॉर्मर, मार्केट क्लोज हो चुका है 18,253 पर। HDFC लाइफ, SBI, कोटक जैसे ट्रेड्स ने मदद की। ICICI बैंक, HDFC बैंक का सहारा था, लेकिन आखिरी आधे घंटे में कुछ मुनाफा वसूली आई। नहीं चलने वालों में अदानी ग्रुप की धुलाई हो रही है। अदानी पोर्ट,
अदानी एंटरप्राइजेस में दबाव, हीरो में आज हमने देखा बिकवाली, एफएमसीजी कंपनियों में HUL जैसे स्टॉक्स लड़खड़ाते हुए। इनफैक्ट ITC में भी दबाव देखने को मिला है। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज और L&T का साथ नहीं था, इसीलिए मुनाफा वसूली हावी होती। अगर रिलायंस पार्टिसिपेट करता तो शायद और भी बेहतर क्लोज हम दिखा पाते। फ्लैट क्लोज है आज के लिए, करीब करीब 9 पॉइंट के गेन्स हमने देखे हैं इंडेक्स में। चलिए लेकर आते हैं सीधा सौदा में। नीरज और आशीष ने जो स्टॉक्स आपके लिए आइडेंटिफाई किए थे वो कैसा कमाल दिखा रहे हैं। केन्स में जो रीसेंट लिस्टिंग है 3.5% के गेन्स, DCW कैपेसिटी एक्सपेंशन पर 3% ऊपर, पॉलीप्लेक्स भी इन्होंने चुना, सीमेंस पर एक शॉर्ट कॉल था, नंबर्स थोड़े से नर्म थे, उम्मीद पर खरे नहीं उतरे। पेटीएम डिलीवरी में बिकवाली जारी रहेगी, नायका में बिकवाली जारी रहेगी, ये नीरज ने कहा था सुबह में। स्टॉक्स आपके सामने हैं और वारंटी एक तेजी वाला ट्रेड जो जिसने करीब 2.5% तक का इजाफा कमाया। तो 18,253 पर 9 पॉइंट, एकदम शांत क्लोज कहेंगे वीरू इसे, एक्सपायरी से ठीक है एक दिन पहले। शांत निफ्टी था, बैंक निफ्टी अगर आप देखें अशांत था, लेकिन अगर आप देखें बाद में थोड़ा सा बैकफुट पे आ गया। लेकिन बैंक निफ्टी ने हर्षता ये जो मंथली कॉन्ट्रैक्ट के डेटा थे उसमें आज कॉल राइटर्स को पनिश किया, इसमें कोई राय नहीं। बैकफुट पे आ गया था लेकिन उसको पनिश किया। हाँ, बैंक निफ्टी जो था वो कॉल राइटर्स के जोन के बीच में रहा। चलिए तो कल फ्राइडे फैक्टर, सॉरी ये एक्सपायरी फैक्टर जो है वो नवंबर का हावी रहेगा, थर्सडे, और नवंबर सीरीज की एक्सपायरी उस पर फोकस करेंगे। रोल ओवर के स्टैट्स क्या कहते हैं उस सब पे बात करेंगे। कल सुबह फिर मुलाकात होगी आपसे मॉर्निंग कॉल में आशीष, नीरज और हर्षता के साथ। तक के लिए नमस्कार।